से सहेलियों कस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ब्रह्मांड 2.0 में आप सभी का स्वागत है और आप सभी ने इतना प्यार किया उसके लिए आभार। तो मैं आप सभी के लिए अर्जुन सीरीज लेकर आ रहा हूं इसी के ऊपर जो है शनिवार को रात को 8 बजे बताऊंगा क्या होने वाला है उसमें। आप ब्रह्मांड बैच के सारे बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप सभी के लिए वो रामबाण साबित होने वाली है। आप बार-बार कहते हो ना सर कि पीवाईक्यू कहां से करें सर, कौन सी किताब लेकर आएं? कंटेंट मैंने आपको यहां पढ़ा दिया है। पीवाईक्यू हम वहां पर करने वाले हैं और उसका लेवल जो होगा वो होगा सीजीएल का लेवल होने वाला है। सीजीएल, सीपीओ, जीडी ये सारे एग्जाम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस हो या रेलवे का एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम वहां पर कवर होने वाले हैं। तो वनडे के लिए पहली बार कोई सीरीज लेकर आ रहा हूं स्पेशल आपके वनडे के लिए। तो अर्जुन सीरीज आएगी 8 बजे, उसके लिए तैयार रहना है। मैं शनिवार को रात को 8 बजे बताऊंगा आपको, केवल 15-20 मिनट आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कब क्लास आने वाली है, टेस्ट आपका कब होने वाला है, ये सारी बातें वहां पर करने वाले हैं। एक मेरे दिमाग में आइडिया है कि हम इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटी हम लोग भूल जाए ना, इसलिए मैं अभी यहीं पर खड़ा हूं आपके सामने और मैं आपके लिए जो हमारा पॉलिटी वाला जो 25 मिनट का वीडियो है वो चलवाऊंगा आपके लिए जो है। मैं भी यहीं पर खड़ा हूं, आप भी यहीं पर रहना, पूरी वीडियो देख लीजिए। कहीं ऐसा आप सोचिए अगर एग्जाम में सवाल आया आप नहीं कर पाए तो आप ब्रह्मांड से पढ़े हो, ब्रह्मांड 2.0 से पढ़े हो, तिरंगा से पढ़े हो, कोई और बैच से पढ़े हो, कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप एक सवाल कम करके आओ पर जो पेपर में आए और जो आपकी कॉपी में से सवाल आए आप उसको करके आओ 100%। ये मेरा उद्देश्य रहने वाला है। तो बिना देरी करे मैं यहीं पर खड़ा हूं आपके सामने और अब आपके लिए जो है मैं जो हमारा पॉलिटी के सारे आर्टिकल का जो गायत्री मंत्र है वो चलवा रहा हूं। पहले उसको सुनिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं कहां पर, इकोनॉमिक्स के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ना जरूरी है पर पीछे जो पड़ा हुआ है उसको रिवाइज करना भी जरूरी है। चलिएगा एक बार वो सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जो हमारा संविधान है जो हमने पढ़ा है अब तक, इसके 22 भाग के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो संविधान के चलिए शुरू करते हैं बाकी बिहारी लाल की जय बोलते हुए। संविधान के 22 भाग के महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अगले 25-30 मिनट आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। यकीन मानना यह वीडियो आप 5-10 बार सुन लोगे तो आपको सारे आर्टिकल अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए संविधान का भाग 1 जो है, ठीक है, भाग 1 का आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शहर के यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो आर्टिकल नंबर 1 तो भारत के लिए इंडिया और भारत वर्ड का यूज किया गया है। आर्टिकल 2 बोलता है आपके एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट की बात, आर्टिकल 2 में सिक्किम इसी से बना है। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 में नए राज्य का नाम चेंज करना हो, कोई उसकी सीमा चेंज करनी हो तो आर्टिकल 3 से होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा भाग कौन सा आता है? भाग 2 आता है, उसमें आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 9 और आर्टिकल नंबर 11 हमारे लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 5 बोलता है कि संविधान जब तैयार हुआ बना उस समय हमारे पास कौन-कौन से नागरिक थे उनकी बात 5 करता है। ठीक है, संविधान के निर्माण के समय से नागरिक कौन थे वो 5 में। 6 में आपके जो पाकिस्तान से भारत आए, माइग्रेशन आपके इंडिया कहां से पाकिस्तान से हुआ है वो बात आपके 6 में। ठीक है, कोई दोस्तों अन्य देश से सिटीजनशिप ले लेता है तो उस तो भारत की सिटीजनशिप अपने आप समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो भाग 9 आपके आर्टिकल 9 के अंदर है। और आर्टिकल 11 मैंने कहा सिटीजनशिप संबंधित जितने भी कानून होंगे वो कानून की पावर आपके संसद के पास होने वाली है, वो आपके आर्टिकल नंबर 11 हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारा आर्टिकल 12 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भाग 3 मौलिक अधिकार का भाग है, राज्य की परिभाषा आपकी भाग 3 के आर्टिकल नंबर 12 में। ठीक है, आर्टिकल 13 जो है आपके इसमें जुडिशियल रिव्यू की बात यहां पर होती है। कोई अगर संसद ने एक्ट बनाया वो एक्ट मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उस एक्ट को समाप्त करने की पावर जो है वो न्यायपालिका के पास होगी, आर्टिकल 13 से। ठीक है, आर्टिकल 14 पूछूं आपसे रूल ऑफ लॉ और इक्विटी बिफोर लॉ की बात जो आर्टिकल नंबर 14 के अंदर होती है ना। आर्टिकल 15 1 की बात करूं आपसे, आर्टिकल जो 15 1 है इसके अंदर 5 आधार पर एडमिशन में भेदभाव नहीं होगा, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान इन 5 आधार पर भेदभाव प्रवेश के अंदर नहीं होगा। ठीक है, इसी में आर्टिकल 15 6 महत्वपूर्ण हो गया हमारे लिए, याद कीजिएगा। जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए रिजर्वेशन जो है प्रवेश के अंदर वो आर्टिकल नंबर 15 6 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 16 पब्लिक जो नियोजन होगा, पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें अवसर की समानता होगी, आर्टिकल 16 में यही रिजर्वेशन की बात भी कही गई है। और 16 6 जो है वो किसकी बात करता है? ये ईडब्ल्यूएस की बात करता है रिजर्वेशन की 16 6 के अंदर ना। फिर आर्टिकल नंबर 17 और 18 की बात करूं आपसे, 17 आर्टिकल हमारा छुआछूत का अंत करता है और जो 18 आर्टिकल है वो जो उपाधि जो होती है, टाइटल्स होता है उसका अंत करता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 19 1 की बात करूं आपसे तो विचार और अभिव्यक्ति जो है राइट टू एक्सप्रेशन की बात आर्टिकल नंबर 19 1 के अंदर बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 20 की बात करूं आपसे दो सिद्धि जो होती है, जो कन्विक्शन जो होता है इससे प्रोटेक्शन की बात आर्टिकल नंबर 20 में होती है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 21 की बात करूं आपसे, आर्टिकल जो 21 आपके इसमें किसका उल्लेख है? आर्टिकल 21 के अंदर जो है वो आर्टिकल जो 21 है इसमें उल्लेख किसका है? तो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू आपके एक तो आपकी पर्सनल लिबर्टी की बात आर्टिकल 21 में हुई है और प्राणों की स्वतंत्रता की बात हुई है तो आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आर्टिकल 21 में। ठीक है, आर्टिकल 22 की बात करूं आपसे, आर्टिकल 22 छोड़िए, आर्टिकल 23 और 24 नोट करना। 23 24 की बात करूं, 22 के अंदर निवारक निरोध की बात हुई है ना, निवारक निरोध बात आर्टिकल 22 में। 23 के अंदर हमारा मानव तस्करी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोकना उद्देश्य हो गया, मानव अंगों का क्रय विक्रय ना हो, इसके अलावा जो बलात्संग है उसके रोकने की बात आर्टिकल 33 के अंदर है। 24 में जो कारखाने इसमें बच्चों को नियोजित नहीं करेंगे ऐसी बात 24 के अंदर लिखी है। ठीक है, आर्टिकल 25 जो है जो अंत्यकरण जो बनता है हमारी जो कंसाइंस जो है, मतलब आप कोई भी धर्म मानो, किसी का प्रचार प्रसार करो, ये आपकी मर्जी, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, आर्टिकल 25 की बात है। 27 में धर्म के प्रचार के लिए कोई टैक्स आपसे नहीं दिया जाएगा। 27 में 29 30 की बात करूं आपसे, जो माइनॉरिटी जो होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं भारत के अंदर, उनके हितों का संरक्षण आपके आर्टिकल 29 में, और माइनॉरिटीज अपने लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और इसके अलावा माइनॉरिटी जो है वो उनका प्रशासन कर पाएंगे, ये बात आर्टिकल नंबर 30 में लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर जो 32 आपके संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात है, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन आपका होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट आपको गारंटी प्रदान करता है 5 फीट यहां पर जारी करेगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 33 की बात करूं आपसे कि अगर दोस्तों संसद अगर चाहे तो सैन्य बल जो है उसके मौलिक अधिकार को रोक सकती है, कम कर सकती है ना। 34 की बात करूं, मार्शल लॉ के टाइम पर संसद अगर चाहे तो जो सिटीजन जो है उनके मौलिक अधिकार को आपके कम कर सकती है, सीमित कर सकती है, 34 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा भाग आपका 4 हो गया। 36 में राज्य की परिभाषा है, 37 में आपके कहा गया डीपीएसपी जो है वो कोर्ट के अंदर प्रवर्तनीय नहीं होंगे, 38 में पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात होती है, 39 ए के अंदर फ्री लीगल एड की बात होती है और 39 ए आपके हमने अमेंडमेंट किया है, 42वां अमेंडमेंट आपके। इसके बाद 40 में ग्राम पंचायत की बात होती है, इसके अलावा 43 जो भी होगा उसमें सहकारी समिति की बात होगी, 97 अमेंडमेंट जो 11 है और 44 जो होगा उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होने वाली है। इसके अलावा 45 जो होगा याद कीजिएगा, मैंने कहा था बाल्यावस्था जो है आपकी उसमें जो 6 वर्ष से कम उनके बच्चे उनकी टेक केयर करना और एजुकेशन की बात करना 45 में। इसके अलावा 47 पूछूं आपसे पोषण की बात, 47 में न्यूट्रिशन की बात, शराबबंदी बीसी में। ठीक है, 48 ए पूछूं आपसे पर्यावरण सुरक्षा की बात 48 ए में है, 50 में बात करूं आपसे कार्यपालिका न्यायपालिका का सेपरेशन जो है, पावर ऑफ सेपरेशन जो है वही 50 के अंदर है और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात आपके आर्टिकल नंबर 51 के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो भाग हमारा कौन सा आता है? भाग हमारा 4 ए आता है, 4 ए आता है, जिसको मैंने कहा था आपसे आर्टिकल 51 ए आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, वर्तमान में 11 आपके मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो भाग नंबर 5 आता है, ठीक है, भाग नंबर जो 5 था इसमें या तो राष्ट्रपति की बात करूं आपसे, आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा 52। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति 53
53 के अंदर होंगी, है ना? उसका निर्वाचन कौन करेगा? 54 में। निर्वाचन कैसे होगा? 55 में। कार्यकाल 56 के अंदर, री इलेक्शन 57 के अंदर, ठीक है? योग्यता 58 के अंदर, शर्तें 59 के अंदर और शपथ कुछ 60 के अंदर, महाभियोग 61 के अंदर। ये हमारा राष्ट्रपति हो गया, ठीक है? इसके बाद 63 में लिखूं आपसे उपराष्ट्रपति होगा, 64 में आपके राज्यसभा का पद सभापति होगा, 66 आपके इलेक्शन की बात है, ठीक है? 69 कुछ शपथ की बात है ना, 71 कोई डिस्प्यूट अगर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट निपटारा करने वाला है, ठीक है? इसके बाद 72 पूछूं आपसे समाधान शक्ति 72 के अंदर, ठीक है? 74 पूछूं आपसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मिनिस्ट्री होगी जिसका प्रमुख आपके पीएम होगा, 74 में लिखा है, ठीक है? 75 दो पूछूं आपसे जो मंत्री जो है वो इंडिविजुअल रूप से राष्ट्रपति के प्रति रिस्पांसिबल होने वाले, ठीक है? और जो आपके पूरा मंत्री परिषद होगा वो आपके सामूहिक रूप से आपके किसके प्रति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने वाला है, 75 3 में लिखा हुआ है, ठीक है? इसके बाद पूछूं आपसे 75 3 हो गया। इसके बाद 76 पूछा आपसे महान्यायवादी के बारे में उल्लेख हमारा 76 में लिखा हुआ है, अटॉर्नी जनरल के बारे में उल्लेख, ठीक है? इसके बाद 78 पूछा आपसे 76 79 संसद हो गया है, 80 हमारा राज्यसभा हो गया है, 81 हमारा क्या हो चुका है? हमारा लोकसभा हो चुका है, ठीक है? इसके बाद 85 पूछूं आपसे याद कीजिए सत्र आहूत करना, समाप्त करना, विघटन करना राष्ट्रपति के पास पावर है, एडजॉर्नमेंट करने की पावर हमारा उस सत्र के अध्यक्ष के पास में, ठीक है? 85 के बाद 87 पूछूं आपसे जो विशेष अभिभाषण जो होता है, स्पेशल जो एड्रेस जो होता है वो 87 के अंदर उसका उल्लेख है, ठीक है? इसके बाद पूछूं आपसे 87 में स्पेशल जो एड्रेस हो गया है। इसके बाद 93 छात्र आपके जो लोकसभा स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर जो है उसके बारे में उल्लेख है, ठीक है? 105 पूछूं आपसे जो एमपी है उसके विशेष अधिकार आपके 105 के अंदर उल्लेख है, ठीक है? 108 पूछूं आपसे जॉइंट सिटिंग जो है उसके बारे में उल्लेख 108 में है। इसके बाद बात करें आपसे 110 पूछूं आपसे धन विधेयक का उल्लेख 110 के अंदर हो गया है। इसके अलावा 112 पूछूं आपसे याद करना जो हमारा एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमारा दोस्तों आर्टिकल नंबर 112 जो है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया है। 114 पूछूं आपसे विनियोग विधेयक की बात 114 के अंदर हो चुकी है आपकी। इसके अलावा 1 2 3 पूछूं आपसे याद कीजिए जो ऑर्डिनेंस जो है राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस जो है वो आर्टिकल नंबर 1 2 3 हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 124 हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट आपके एक्टिंग आपके चीफ जस्टिस आपके 126 हो चुका है। 1 टू 9 पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है उसके बाद आपके 1 टू 9 में हो चुकी है। 131 पूछूं आपसे जो मूल अधिकारिता होती है जो केस केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, केंद्र राज्य विवाद हो गया, स्टेट स्टेट डिस्प्यूट हो गया, वो आपके 131 के अंदर उल्लेख इनका। 137 पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपना डिसीजन जो है उसका रिव्यू कर सकता है, ठीक है? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय होगा वो हाई कोर्ट अन्य कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा, ठीक है? 144 में कंप्लीट जस्टिस की बात करूं आपसे 142 के अंदर जो है कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है, ठीक है? अगर दोस्तों राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से आपके कंसल्ट कर सकता है, कोई कानूनी सलाह चाहिए तो वो ले सकता है, ठीक है? आर्टिकल 143 के अंदर इसका उल्लेख है, ठीक है? इसके अलावा पूछूं आपसे आर्टिकल नंबर 148 पूछूं आपसे सीएजी जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो आर्टिकल नंबर 148 में इसका उल्लेख है, ठीक है? ये हमारा जो भाग 5 जो है वो हो चुका है, ठीक है? अब तो बात करूं आपसे भाग 6 की बात करूं आपसे भाग 6 जो है नोट करना आर्टिकल नंबर 153 पूछूं आपसे राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल नंबर 153 है, ठीक है? 154 पूछूं आपसे राज्यपाल के पास में एग्जीक्यूटिव पावर होगी आपके 154 में, ठीक है? इसके अलावा पूछूं आपसे 159 छापना राज्यपाल की शपथ जो है उसका उल्लेख 159 के अंदर आपकी शपथ की बात यहां पर है जो मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा, ठीक है? 161 पूछूं आपसे तो राज्यपाल जो होगा आपके उसकी जो पार्टनर पावर समाधान शक्ति जो है जो यहां पर आपके 72 के अंदर थी वो यहां पर 161 के अंदर, ठीक है? इसके अलावा पूछूं आपसे 163 पूछूं आपसे राज्यपाल को सलाह देने के लिए मिनिस्ट्री होगी और उस मिनिस्ट्री का हेड आपके कौन सीएम होगा, जो बात यहां दोस्तों आपके 74 में है वो बात यहां पर, तो जो बात वहां पर आर्टिकल 52 में वो यहां पर 153 में, जो बात 153 के अंदर है वो 154 में, ठीक है? जो बात वहां पर आपके 60 के अंदर वो बात यहां पर 159 के अंदर, ठीक है? जो बात वहां पर आपके 72 में आपके वो यहां पर 161 के अंदर है, जो बात वहां पर 74 में है वो बात यहां पर आपके 163 के अंदर उल्लेख है, ठीक है? एक है 165 आपके एडवोकेट जनरल की बात है, जो बात वहां पर 76 में वो बात यहां पर आपके 161 के अंदर छापना 165 के अंदर आपके उल्लेख है, ठीक है? इसके अलावा 168 पूछूं आपसे विधानमंडल, ठीक है? 169 पूछूं आपसे विधान परिषद की बात करता है, 170 पूछूं आपसे ये विधानसभा की बात करता है, 170 आपके उसकी बात करेगा। 174 पूछूं आपसे सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना राज्यपाल की पावर की बात करता है, ठीक है? और 178 पूछूं आपसे याद कीजिएगा 178 जो है विधानसभा अध्यक्ष की बात करेगा ना। 194 पूछूं आपसे जो हमारा एमएलए और एमएलसी जो है उनके विशेष अधिकार की बात जो है वो 194 करेगा, ठीक है? आर्टिकल 200 पूछूं आपसे राज्यपाल दोस्तों यहां पर जो बात 111 में यहां पर है जो 111 जो आपकी बात यहां पर है राष्ट्रपति का जो अनुमति है 111 में यहां पर बिल के ऊपर, ठीक है? वही बात वहां पर आर्टिकल नंबर 200 के अंदर आपके राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति के लिए 111 के अंदर है, राज्यपाल के 200 के अंदर आपके विधेयक के ऊपर अनुमति चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे वो बात 200 में, ठीक है? अगर तो राज्यपाल चाहे तो किसी बिल को आपके राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता है, आर्टिकल नंबर 201 के अनुसार कर सकता है, ठीक है? इसके अलावा पूछूं आपसे 202 पूछे आपसे जो बजट की बात है आपके राज्य का जो बजट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो आर्टिकल जो यहां पर 112 में वो बात वहां पर आर्टिकल नंबर 202 के अंदर वो बात लिखी हुई है, ठीक है? जो बात दोस्तों यहां पर 123 में वो बात वहां पर आपके 213 के अंदर राज्यपाल का अध्यादेश हो गया, ठीक है? जो दोस्तों बात यहां पर 124 में वो बात आपके वहां 214 के अंदर हाई कोर्ट की बात की है ना। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल नंबर 215 के अंदर लिखा हुआ है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल नंबर 215 में, ठीक है? इसके अलावा हाई कोर्ट जो आपके ऑडिट जारी करेगा, जो बात यहां 32 में लिखी हुई है आपकी वही बात वहां पर हाई कोर्ट के लिए 26 में लिखी हुई है, पर यहां पर फंडामेंटल राइट के लिए था, वहां फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के लिए आपको छापना है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आपके 235 पूछूं आपसे जो अधीनस्थ न्यायालय होगा उनकी जो पावर होगी वो सुप्रीम हाई कोर्ट के पास में होने वाली है, ये आपको नोट करना है। ये हमारा भाग 6 आपके सामने, ठीक है? भाग 7 पूछूं आपसे भाग 7 आप जानते हो ये समाप्त हो चुका है, ठीक है? भाग 7 अंत हो चुका है जिसमें आर्टिकल नंबर आपको याद होगा आर्टिकल नंबर जिसमें आपके 238 की बात है अंत हो चुका है, ठीक है? इसके बाद जो भाग कौन सा हमारा इसके बाद भाग हमारा 8 हो गया है। इस भाग 208 के अंदर जो है एक तो आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ए हो गया है और 241 हो गया, ठीक है? पूछूं आपसे दिल्ली के बारे में आर्टिकल 239 ए हो चुका है और जो हमारे यूटी होंगे उसमें हाई कोर्ट होगा, ये आर्टिकल 241 के अंदर इसका उल्लेख किया गया, ठीक है? इसके बाद दोस्तों हमारा भाग 9 आता है, ठीक है? भाग 9 आता है और भाग 9 में लिखना आपके भाग 9 जो आएगा इसमें हमारा नगर जो हमारा जो रूरल गवर्नेंस है उसकी बात यहां पर होगी। 73वां दोस्तों अमेंडमेंट होता है और इसमें 3-4 आर्टिकल बने हैं। 243 ए हो गया दोस्तों, एक 243 आपके जी हो गया है, एक 243 हमारा आई हो गया है, ये तीन आपके आर्टिकल जो है और 243 के हो गया, ठीक है? 243 ए में ग्राम सभा का उल्लेख है, 243 जी में पावर, जी फॉर आपके पार्लियामेंट्री पावर का उल्लेख है, आई फॉर इनकम राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है, के फॉर आपके इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है भाग 9 में, ठीक है? भाग 9 ए हो गया। इस भाग 9 ए में सामना 243 पूछूं आपसे 243 आपके वाई का महत्वपूर्ण उल्लेख है, 243 जो के 243 जेड ए जो है इसका उल्लेख है, 243 हमारा जेड डी का उल्लेख है, ठीक है? वाई में आपका क्या इनकम हो गया आई और वाई, ठीक है? वो नगर पालिका के लिए हो गया, नगर निकाय के लिए, आपके पंचायत के लिए। जो जेड ए आपकी इलेक्शन की बात हो गई, ठीक है? और जेड डी में आपका क्या है जो जिला निर्वाचन जो जिला आपकी आयोजन समिति
243 जो है उसकी बात जेड डी के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की यहाँ पर बात 243 जेड डी में, ठीक है। इसके बाद भाग 9 भी हो गया, कौन सा हो गया, भाग 9 भी हो गया है, इसमें आप जानते हो कोऑपरेटिव कमेटीज की बात इसके अंदर होती है, 97 अमेंडमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भाग 9 हो गया है। इसके बाद आपके कौन सा हो गया है, भाग 10 हो चुका है, इसमें केवल एक आर्टिकल है 244 जो आर्टिकल है, तो शेड्यूल आपके एरिया के लिए आर्टिकल है, ठीक है। इसके दोस्तों बात करूं मैं आपसे, इसके बाद भाग नंबर 11 हो गया, कौन सा भाग 11 हो गया है, याद कीजिएगा केंद्र राज्य संबंध की बात भाग 11 के अंदर होती है, ठीक है। इसमें मैंने कहा था आपसे आर्टिकल नंबर 246 महत्वपूर्ण है, 246 ए महत्वपूर्ण है, 249 महत्वपूर्ण है, 254 महत्वपूर्ण है, 262 महत्वपूर्ण है और 263 जो है ये भाग 11 के महत्वपूर्ण आर्टिकल, ठीक है। 246 पूछूं आपसे, जो हमारी जो सूचियां जो है, राज्य सूची के समवर्ती सूची और संघ सूची जो है वो आपकी इसमें, ठीक है। जीएसटी का उल्लेख 246 ए में आ चुका है 101 अमेंडमेंट के द्वारा। 249 पूछूं आपसे, राष्ट्रीय हित के संबंध में राज्य सूची का जो कानून होगा वो किसके पास होगी, पावर संसद के पास होने वाली, ठीक है। 254 पूछूं आपसे, समवर्ती सूची जो है उसमें कानून बनाने की पावर दोनों के पास होती है, पर मैंने आपसे कहा कि जो अगर दोनों के कानून बनाए, स्टेट ने भी बनाए, सेंटर ने भी बनाए, और जो कानून अगर कैसा कानून दोस्तों अगर आपके विरोधाभासी हो तो उस कंडीशन में जो सेंटर का जो कानून होगा वो लागू होने वाला, मान्य होने वाला, ठीक है। और 62 पूछूं आपसे, नदी जल विवाद के लिए बात हो गया है, और जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसके लिए कौन सा हो चुका है, आर्टिकल नंबर 263 हो चुका है, जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। ये दोस्तों भाग 11 हो गया, ठीक है। भाग 12 पूछूं आपसे, इसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल हमारा 266 हो चुका है, 267 हो चुका है, 279 ए हो चुका है, 280 हो चुका है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल इसमें रहने वाले, ठीक है। शायद पूछूं आपसे तो 266 पूछूं आपने, आपकी किसके लिए, ये आपकी संचित निधि के लिए उल्लेख, इसमें आपके कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख है, इसमें आपके किसका उल्लेख है, इसमें जो है आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड जो राष्ट्रपति के हाथ में उसका उल्लेख है। 279 ए में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है, और 280 जो आर्टिकल इसमें फाइनेंस कमीशन जो है, वित्त आयोग जो है, इसका उल्लेख इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 280 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 301 पूछूं आपसे, संपत्ति का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 301 के अंदर हो गया, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। फिर भाग 13 आता है, भाग 13 में आर्टिकल नंबर 300 से 307 तक आते हैं, हमारे काम करें व्यापार वाणिज्य की बात करता है, ठीक है। फिर हमारा जो भाग 14 जो आपके वो आपके सामने आता है, इसमें हमारा जो सर्विसेज की बात होती है, ठीक है। इसमें हमारे लिए काम का आर्टिकल 312 है और 315 आर्टिकल हमारे काम का, ठीक है। 312 में ऑल इंडिया सर्विस की बात होती है, इसमें आईएएस आईपीएस और वर्तमान में आईएफएस जो है फॉरेस्ट सर्विस भी शामिल हो चुकी है ना। और 315 पूछूं आपसे बेटा यहाँ पर जो है, इसमें तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस है, इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। इसके बाद भाग 14 ए आता है, कौन सा आता है, भाग 14 ए आता है, इसमें आर्टिकल 323 ए 323 बी आते हैं। मैंने आपसे कहा था 42वां अमेंडमेंट ट्रिब्यूनल के बारे में, सीएटी का उल्लेख 323 ए के अंदर, बाकी अन्य वाला का उल्लेख 330 बी के अंदर, ठीक है। इसके बाद भाग नंबर 15 आता है, कौन सा भाग 15 आता है, इसमें आपके 324 से 329 आर्टिकल इसमें होते हैं, हमारे काम के आर्टिकल 324 है और 326 है, ठीक है। सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन है उसका उल्लेख 324 में, और जो हमारा वैक्स मताधिकार जो होता है, अडल्ट सफरेज जो होता है, वो आर्टिकल 326 के अंदर उसका उल्लेख है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। फिर दोस्तों भाग नंबर कौन सा, भाग नंबर आपके 16 भाग नंबर आता है, स्पेशल प्रोविजन की बात यहाँ पर होती है, ठीक है। इसके बहुत सारे आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कीजिए 330 330 महत्वपूर्ण है, 331 महत्वपूर्ण है, 332 महत्वपूर्ण है, 333 महत्वपूर्ण है, इसके अलावा 338 महत्वपूर्ण है, 338 ए महत्वपूर्ण है और 338 बी जो है ये आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिएगा 330 की बात करूं आपसे, एससी एसटी के लिए लोकसभा के अंदर सीट का रिजर्वेशन 330 के अंदर है, अभी हाल ही में 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। 331 पूछूं आपसे, लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन जो है उसके लिए बात कहां पर 331 में अब ये समाप्त हो चुका है ना। 332 पूछूं आपसे, विधानसभा के अंदर एससी एसटी जो है उसका जो सीट है उसका रिजर्व आपके 332 के अंदर 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। 333 पूछूं आपसे, इसमें विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन की बात है, 104वां अमेंडमेंट के द्वारा 331 और 333 आपके समाप्त हो चुके हैं, 104वां ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। इसके बाद 338 की बात करूं आपसे, इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, 338 ए पूछूं आपसे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, इसके अलावा 338 बी पूछूं आपसे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। 338 ए जो है वो किससे आता है, ये आपके 89 अमेंडमेंट से आता है, और 338 बी पूछूं आपसे, ये 102वां संविधान संशोधन आपके अधिनियम से आता है, ठीक है। ये हमारा भाग नंबर 16 हो गया दोस्तों। अब आता है भाग नंबर 17, कौन सा आता है, भाग नंबर 17 आता है जो कि आपके राजभाषा का भाग है, ठीक है। इसमें हमारे लिए काम के 4 आर्टिकल है, 343 344 300 आपके 350 ए और 351, ठीक है। 343 पूछूं आपसे, ये आपके राजभाषा का उल्लेख यहाँ पर संघ की राजभाषा। 344 पूछूं आपसे, एक आयोग बनाया जाएगा, पीजी खरे आयोग बना हुआ है। 350 ए पूछूं आपसे, जो प्राइमरी जो एजुकेशन होने वाली है वो मातृभाषा में होने वाली है, आपके उल्लेख है, ठीक है। 351 जो हिंदी जो भाषा है उसका विकास यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। इसके दोस्तों बात कौन सी बात है, इसके बाद भाग नंबर 18 आता है, कौन सा भाग 18 आता है, आपातकाल की बात होती है, जिसमें 352 महत्वपूर्ण आर्टिकल है, 356 महत्वपूर्ण आर्टिकल है, 359 महत्वपूर्ण आर्टिकल है और 360, ठीक है। 52 में राष्ट्रीय आपात है, 56 में आपके राष्ट्रपति शासन है, 59 में राष्ट्रीय आपात के समय जो मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है 59 में, और 60 में आपका वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया, ठीक है। फिर दोस्तों भाग नंबर 19 आता है, ठीक है। भाग नंबर 19 आता है, आप जानते हो इसमें जो आपके 361 से 60 का अनुच्छेद है, 361 महत्वपूर्ण आर्टिकल इसमें, जो कि हम जानते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष अधिकार जो है वो यहाँ पर किया गया, ठीक है। और इसके बाद पूछूं आपसे, भाग नंबर 20 आता है, इसमें आर्टिकल नंबर 368 आता है, संविधान संशोधन जो है ये आपके भाग नंबर 20 में, इसका उल्लेख आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की दोस्तों बात हुई है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों भाग नंबर कौन सा आता है, इसके बाद भाग नंबर जो है वो 21 आपका भाग नंबर आता है, और इसके अंदर मैंने कहा था आपसे तो भाग जो 21 होगा इसमें आर्टिकल नंबर अस्थायी प्रावधान इसमें 370 जम्मू कश्मीर वाला आर्टिकल इसके अंदर है, और फिर भाग नंबर 22 आएगा जिसमें हमारे पास 3 आर्टिकल है। 393 पूछूं आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। 394 मैंने कहा था 16 आर्टिकल आपके 26 नवंबर से लागू होंगे, और 395 पूछूं आपसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसके अलावा जो हमारा फ्रीडम जो एक्ट है 1947 आपका अंत हो जाएगा, ये आपके 395 में लिखा हुआ है। तो ये हमारे सामने संविधान के 22 की 22 भाग उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो मैंने आपको याद करवा दिए। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे सेफ एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देखो कभी-कभी ऐसा होता है कि जब बड़े कुछ कहते हैं ना तो हमें शुरुआत में बहुत बुरा लगता है कि यार बड़े ऐसे क्यों कह रहे हैं ना, पर बाद में एहसास होता है कि वो ठीक ही कह रहे थे। जिस दिन आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में कोई आर्टिकल का सवाल आएगा और आप उसको हंसते-हंसते करके आओगे ना, तो आपको याद आएगा कुमार गौरव ने कहा था कि यार रिवाइज करते हैं तो काम चल पाएगा। ये ब्रह्मास्त्र 2.0 में पहली बार कर रहा हूं कि मैंने ब्रह्मास्त्र बैच में रिवाइज नहीं करवाया था। ब्रह्मास्त्र 2.0 में बहुत रिवाइज करवा रहा हूं आपको, पुरानी बातें बार-बार आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपका इस बैच के दौरान ही 50-60% कोर्स तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम दोस्तों इकोनॉमिक्स के अंदर घूम रहे थे, और इकोनॉमिक्स के अंदर जो है हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ये हमारी तीसरी क्लास इकोनॉमिक्स की होने वाली है, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा राष्ट्रीय आय टॉपिक जो है, नेशनल इनकम टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था किसी भी देश में रहने वाले जो नागरिक जो होते हैं उनकी जो आय होती है वो आपकी राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है। वही दोस्तों मैंने आपको 3 फार्मूला लिखवाए थे, आपको याद होगा दोस्तों। याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि अगर दोस्तों आपको ग्रोथ से नेट निकालना हो, अगर आपको ग्रोथ से नेट निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको जो मूल्यह्रास जो होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है, इसको आपको माइनस कर देना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको जो है नेशनल से क्या निकालना है, नेशनल से आपको डोमेस्टिक निकालना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आपको राष्ट्रीय से घरेलू निकालना है दोस्तों, तो आपको जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो एक मैंने कहा से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट मतलब कि जो फैक्ट्री के अंदर जो कॉस्ट होती है उससे दोस्तों
दोस्तों आपको ऑन रोड जो कॉस्ट आपके मार्केट प्राइस अगर निकालनी हो तो कुछ मत कीजिएगा, इसमें नेट इंडायरेक्ट टैक्स जो है इसको जोड़ दीजिएगा। ये तीन हमारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है, ठीक है। अब दोस्तों पहले हम जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं कि जीडीपी क्या होती है, हमें दोस्तों कहां पहुंचना है, हमें पहुंचना है यहां पर राष्ट्रीय आय पर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अभी समझाऊंगा मैं आपको, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो है ये राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। हम जीडीपी से शुरुआत करेंगे और जीडीपी से हम लोग यहां पहुंचेंगे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, ये हमारा दोस्तों लक्ष्य होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए आप लोग जीडीपी, है ना। कभी सवाल पूछूं आपसे कि जीडीपी जो है ये क्या होती है, तो जीडीपी देखो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी परिभाषा भी कई बार पूछता है आपसे ना, इसकी जो परिभाषा है ना उसमें बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में कहते हैं इसको सकल घरेलू उत्पाद, क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जो है इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। देखो इसकी परिभाषा को लाइन टू लाइन लिखने से याद नहीं होती है, इसकी परिभाषा को हमें तोड़ना पड़ता है, ठीक है। चार भाग में तोड़ देंगे हम परिभाषा को और फिर हर भाग जो है एक नया सवाल आपके लिए बनाने वाला है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपकी, एक वित्तीय वर्ष में। तो पहला भाग है आपके एक वित्तीय वर्ष, तो इसका पहला भाग क्या हुआ, इसका पहला भाग हुआ है एक वित्तीय वर्ष में। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा सर जो वित्तीय वर्ष जो होता है, फाइनेंशियल जो ईयर होता है वो कब से कब तक दोस्तों होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, एक वित्तीय वर्ष में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च आपके ये जो टाइम रहने वाला आपके इस आपके टाइम पीरियड में, एक वित्तीय वर्ष के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक है ना, देखो डोमेस्टिक ऊपर लिखा हुआ है, तो देश की जो घरेलू सीमा जो है वो जो देश की जो बाउंड्री जो है उस बाउंड्री में रहने वाले निवासी हो या दोस्तों गैर निवासी हो, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा सुनो, एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा क्या है, इस देश की जो घरेलू सीमा है, जो देश की घरेलू सीमा जो है, इस घरेलू सीमा दोस्तों आपकी इसमें रहने वाले जो भी निवासी है या जो गैर निवासी है ना, देश में निवासी आपके मतलब यहीं के रहने वाले या फिर जो कोई बाहर देश के रहने वाले हो, गैर निवासी हो या फिर गैर निवासी हो, दोनों इसमें काउंट होने वाले, ठीक है। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा मतलब डोमेस्टिक उसकी बाउंड्री आपकी जो हमारी जो बाउंड्री जो है उस बाउंड्री से उस बाउंड्री के अंदर मान लो दोस्तों भारत है, मान लो भारत आपके, तो इस घरेलू सीमा के अंदर मतलब जहां पर भी जिस क्षेत्र का नाम भारत हो, जो क्षेत्र भारत के अंदर हो, उस सीमा के अंदर जो भी दोस्तों आपके वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, किसका, अंतिम वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होने वाला है उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा वही जीडीपी दोस्तों होने वाला है, ठीक है। आपके तो एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में आपकी उत्पादित उत्पादित अंतिम वस्तु उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का अंतिम वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होने वाला है, जो मौद्रिक मूल्य होगा वही जीडीपी होगा, ठीक है। तो ये तीन पार्ट में डेफिनेशन आपके सामने कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जो है वो जीडीपी कहलाता है। ये डेफिनेशन आपने निश्चित रूप से पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, ठीक है। देखो इसका दोस्तों अर्थ क्या है समझ में आ चुका है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है ये एक फाइनेंशियल दोस्तों ईयर होता है। किसी देश की दोस्तों घरेलू सीमा जो है उसकी यहां दोस्तों बात हो रही है ना, जहां पर भी आपके भारत दोस्तों यूज करेंगे आप, देखो देखिए यहाँ पर दोस्तों भारत है, मान लीजिए ये भारत का मैप आपके सामने यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है, आप मान लीजिए भारत है अपना, ठीक है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये वाली बाउंड्री के पास में जो स्थान है समुद्री स्थान है बंगाल की खाड़ी के अंदर, पर ये वाला हिस्सा भी भारत के अंदर आता है, तो ये भी घरेलू सीमा के अंदर आएगा। मतलब जहां जहां भारत लिख सकते हो ना कि ये वाला स्थान भारत के अंदर आएगा, वो स्थान घरेलू सीमा के अंदर आने वाला है। जहां जहां भारत लिख सकते हो वो स्थान क्या वो होता है वो डोमेस्टिक बाउंड्री होती है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य जो है वो इसमें काउंट होने वाला है। याद कीजिए गेहूं से मैंने कहा गेहूं से अगर मैंने दोस्तों मैंने आटा बना दिया और फिर दोस्तों मैंने इसे बिस्कुट बना दिया मान लीजिएगा, तो इसमें और बिस्कुट को फिर मैंने खा लिया, तो आपसे पूछूं आपसे कि इसमें बिस्कुट है तो बिस्कुट हो गया, इसमें क्या बिस्कुट हो गया आपके अंतिम वस्तु, ठीक है। जिसका कंज्यूम जिस वस्तु का कंज्यूम आपके उपभोक्ता करने वाला है वो होती है अंतिम वस्तु, जिसको आप और मैं कंज्यूम करने वाले हैं वो होती है आपकी अंतिम वस्तु, ठीक है। और उसको बनाने के लिए जो और वस्तु होती है उनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु, क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग मध्यवर्ती वस्तु, आपको ध्यान रखिए। इंटरमीडिएट जो होती है मध्यवर्ती ना, मध्यवर्ती वस्तु होती है, इंटरमीडिएट गुड्स होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये होती है क्या, ये होती है इंटरमीडिएट गुड्स होती है, आपको ध्यान रखना है ना। तो मैंने आपसे कहा गेहूं और आपके जो आटा है और बिस्कुट दोस्तों बन रहा है इसका, देखो अगर दोस्तों मैंने आटे को सीधा खा लिया तो आटा मेरे लिए क्या हो गया, आटा मेरे लिए जो है वो आपके फाइनल गुड्स हो गया, ठीक है। अगर तो मैंने आटे का बिस्कुट बनवा दिया और बिस्कुट खाया मैंने तो बिस्कुट मेरा फाइनल आपके गुड्स होने वाला है। जो भी दोस्तों फाइनल होगा ना हमें उसका ही मौद्रिक मूल्य काउंट करना है, जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है इनका काउंट नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीडीपी की तीन महत्वपूर्ण बातें, एक वित्तीय वर्ष की बात करता है, देश की घरेलू सीमा के अंदर बात करता है और अंतिम वस्तु और सेवा का जो मूल्य है उसकी दोस्तों बात करता है, ठीक है। अब दोस्तों जीडीपी जो है वो दो टाइप की होती है, जीडीपी दोस्तों आपके दो टाइप की होती है। एक जीडीपी होती है जो कि आप मान लीजिए फिक्स होती है, ठीक है, फिक्स दोस्तों रेट पर जीडीपी होती है, इसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी, जो आधार वर्ष ले लिया हमने, इसको बोलते हैं हम लोग रियल जीडीपी। क्या होती है, रियल जीडीपी होती है ये दोस्तों एक आधार वर्ष होती है ना, हमने दोस्तों एक आधार वर्ष ले लिया है और दोस्तों मान लेते हैं आधार वर्ष कौन सा है 2011 वाला ले लिया, ठीक है। और इस आधार वर्ष के हिसाब से जो है हम जीडीपी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब सोचिए दोस्तों आप लोग जो है आज दोस्तों बिस्कुट का दाम आपके बहुत कुछ होगा, 2011 में कुछ और होगा, आज से कुछ दिनों बाद कुछ और हो जाएगा, तो हम किस दाम को दोस्तों लेने वाले हैं, यहाँ पर हम जो आधार वर्ष जो है हमने वो ले लिया है 2011-12, इस आधार पर हम सारी तुलना करने वाले हैं और भारत की जीडीपी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। एक दोस्तों वो होती है आपकी जिसमें हम लोग महंगाई काउंट करते हैं और वो होती है नॉमिनल जीडीपी। क्या होती है, वो होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी कहते हैं इसको बोलते हैं वास्तविक आपकी जीडीपी। क्या होती है, ये होती है वास्तविक जीडीपी दोस्तों आपकी, ये तो होती है आपकी वास्तविक जीडीपी और ये होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। इसको बोलते हैं नाम मात्र की जीडीपी। क्या है, नाम मात्र जीडीपी कहते हैं। मैंने आपसे कहा इसके अंदर जो आपके इसके अंदर जो महंगाई दोस्तों इन्फ्लेशन जो होता है इसको भी काउंट करते हैं ना, महंगाई को भी काउंट करते हैं इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महंगाई जो होगी उसको भी काउंट करेंगे इसके अंदर, जो भी आपके वर्तमान मूल्य होगा ना उसको काउंट करेंगे, ठीक है। जो भी वर्तमान मूल्य होगा वो यहाँ पर काउंट होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीडीपी दो टाइप की होती है, एक होती है रियल जीडीपी जिसमें हम एक आधार वर्ष लेते हैं और उसके हिसाब से काउंट करते हैं, ठीक है। आप देखना कभी आंकड़े देखो तो वहां पर आपको रियल जीडीपी का आंकड़ा मिलता है और ये वाला दोस्तों आंकड़ा मिलता है। कभी दोस्तों देखना आप आंकड़ों का खेल इकोनॉमिक्स है ना, कभी सरकार को आपको अगर में डालना होगा ना तो ये वाला आंकड़ा देता है कि भारत की जीडीपी इतनी बढ़ चुकी है, वो दोस्तों ये वाला आंकड़ा देता है आपको। महंगाई बढ़ रही है और इसमें महंगाई हमने काउंट कर दी है, तो महंगाई बढ़ रही है तो उसके साथ में क्या हो रहा है, जीडीपी हमारी बढ़ रही है, तो वो ये वाला आंकड़ा देते हैं। सारा खेल दोस्तों आंकड़ों का ही होता है, लिखा होता है नीचे आपके ये नॉमिनल जीडीपी है, पर हम समझ नहीं पाते कि इसका अर्थ क्या। हम सोचते हैं भारत की जीडीपी बढ़ रही है, इस देश की जीडीपी बढ़ रही है, सारा खेल आंकड़ों का है, कैसे आपके सामने पेश किए जाएंगे, ठीक है, वही सब सारा खेल है ना। तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर महंगाई काउंट होती है और ये वर्तमान जो मूल्य जो करंट प्राइस चल रहा होगा उसी के आधार पर हम जो है बिस्कुट का दाम मान करके आपकी जीडीपी निकालने वाले हैं। यहाँ पर हमने आधार वर्ष ले लिया, एक देश हमने ईयर ले लिया 11-12, इसके आधार पे जो है हम जीडीपी काउंट करने वाले हैं, वो आपकी रियल जीडीपी होती है। इसमें दोस्तों महंगाई काउंट नहीं होती है ना, इसमें जो महंगाई होती है वो काउंट नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें महंगाई काउंट दोस्तों नहीं
नहीं होती, ठीक है। अब दोस्तों इसी आधार पे एक फॉर्मूला बनता है और वो होता है आपके जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला होता है। हम महंगाई को दोस्तों अगर नापना हो कितनी महंगाई हो तो उसको नापने के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर के रूप में, ठीक है। देखिए आप मेरे साथ में, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है, ये एग्जाम में आया सवाल है। जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है इसका फॉर्मूला एग्जाम वाला कभी-कभी पूछ लेता है आपसे ना, कभी-कभी एग्जाम वाला जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है, डिफ्लेक्टर एक और इसको ना, जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है इसका फॉर्मूला कभी-कभी जो एग्जाम वाला है वो आपसे पूछ लेता है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके तो जीडीपी तो हो गया आपके, डिफ्लेक्टर आपके जो है ये जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला होता है। देखिए ये दोस्तों महंगाई नापता है, क्या करता है, ये महंगाई नापता है, ये महंगाई दोस्तों नापता है। अब देखिए, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि आपको दोस्तों महंगाई नापनी है, ठीक है, आप बताओ कैसे नापने वाले हो। देखिए मैंने आपसे कहा दोस्तों कि रियल जीडीपी जो है, रियल जीडीपी कितनी है, आप मान लीजिए रियल जीडीपी जो है वो आपके 50 है, ठीक है। इतनी दोस्तों रियल जीडीपी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा नॉमिनल जीडीपी जो है वो कितनी है, वो आप मान लीजिए जो नॉमिनल जो जीडीपी आपकी वो है आप मान लीजिए 100 है, ठीक है। इतनी नॉमिनल जीडीपी है। मैंने आपसे कहा कि महंगाई परसेंट कितना होगा, बताओ जो महंगाई है वो परसेंट में कितना होने वाला है, मैंने आपसे कहा। अब दोस्तों अगर आपको कांसेप्ट क्लियर है ना तो इसका फॉर्मूला दोस्तों अपने आप आ जाएगा। मैंने आपसे कहा दोस्तों महंगाई इसमें ऐड होती है ना, ये दोस्तों इसका आधार होता है, तो इसको आधार में लिख देंगे, इसको ऊपर लिख देंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, महंगाई परसेंट जो है वो आपके सामने दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। 100/50 इंटू दोस्तों 100 जो है वो आपका ठीक आंसर आ जाएगा। 50 से 2 बार कट गया तो महंगाई कितनी आपकी 200% महंगाई है। आपको यहाँ भी समझ में आ रहा है, ये महंगाई के बिना है और ये महंगाई के साथ में 50 का डबल हो गया है, मतलब 200% क्या महंगाई है वो आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला दोस्तों आपके फॉर्मूला इसका होता है नॉमिनल जीडीपी, देखिए नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी क्या है, अपॉन रियल जीडीपी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये आपका क्या जाएगा, जीडीपी डिफ्लेक्टर आ जाएगा। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है इसका फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू दोस्तों 100 जो है वो आपके जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है। कितनी महंगाई हुई है उसको नापने के लिए हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। जो कि आप शायद इसके जो फॉर्मूला है उससे आप समझ चुके हो कि महंगाई के साथ में कितना है, महंगाई के बिना कितना है, हमें निकालना है महंगाई कितने परसेंट हुई है, तो हम इसके अंदर इसका भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई 100 हम किससे करते हैं, परसेंट के लिए करते हैं, तो इतना परसेंट आपके इतना परसेंट जो है वो जीडीपी डिफ्लेक्टर आने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये एग्जांपल भी साथ में लिख लीजिएगा अपना, ये जो एग्जांपल है उसको साथ में नोट कर लीजिएगा कि जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो जीडीपी क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जो होता है वो जीडीपी होता है। इसमें एक भी शब्द आपको आगे पीछे नहीं करना है, ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है जीडीपी की कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जो है वो आपका जीडीपी होता है। इसमें एक वर्ष की बात आती है, कौन सा, फाइनेंशियल की बात आती है ना, किसी देश की जो घरेलू सीमा है उसकी बात इसके अंदर जीडीपी में। और थर्ड पॉइंट मैंने कहा आपसे इसमें अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जो है वो काउंट दोस्तों होने वाला है, ठीक है। फिर मैंने कहा आपसे जीडीपी दो टाइप की होती है, एक महंगाई के बिना आधार वर्ष को मानकर रियल जीडीपी निकलती है और एक महंगाई के साथ में जो आपके प्रचलित जो कीमतें होती है, जो वर्तमान आपके मार्केट प्राइस होती है उसको निकाल करके हम जीडीपी निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल जीडीपी, है ना। अगर हमें जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालना हो तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर रियल जीडीपी का भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, वो आपका जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है वो आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो ये दोस्तों हमारा जीडीपी के बारे में जो है वो महत्वपूर्ण बातें आपके सामने, ठीक है। हम किसकी ओर जाएंगे, अरे हम जाएंगे किसकी ओर, हमें यहाँ पहुंचना रसूला, हमें पहुंचना यहाँ, क्योंकि यही दोस्तों राष्ट्रीय आय होती है ना, हमें यहाँ पहुंचना, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए दोस्तों आप लोग जीएनपी क्या लिखोगे, जीएनपी, जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अच्छा अगर आपसे पूछूं भाई, अगर दोस्तों आपसे पूछे जीडीपी दिया हुआ है हमें और हमें तो जीएनपी निकालना है, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं दोस्तों, मैंने कहा है ना, याद करो वही फॉर्मूला है आपका, जीडीपी दिया हुआ है आपको निकालना है जीएनपी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा रसगुल्ला, कॉमन काट दो, जी कॉमन जी कॉमन कट गया, पी कॉमन कट गया, ये हो गया डोमेस्टिक, क्या हो गया, ये हो गया डोमेस्टिक आपका, और यहाँ हो गया नेशनल। और याद कीजिए मैंने कहा था कि अगर दोस्तों आपको डोमेस्टिक से नेशनल निकालना हो तो कुछ मत कीजिएगा, आप इसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है उसको जोड़ दीजिएगा, जो शुद्ध विदेशी आय है उसको जोड़ दीजिएगा। मैंने आपसे यही तो कहा था कि इसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है इसको आपको जोड़ देना, ठीक है। देखिए अब लिखिए आप लोग जो है यहाँ लिखिएगा आपके जीएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस शुद्ध विदेशी आय, क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, शुद्ध विदेशी आय जो है वो आपको इसमें जोड़ना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नेट इनकम फ्रॉम दोस्तों अब्रोड जो है वो हम इसको कहते हैं, ठीक है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड हम इसको कहते हैं। देखिए अब मैंने नेट को लिखा है यहाँ पर, देखिए मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए ये भारत है और इस भारत के कुछ लोग जो है, ये मान लीजिए आप लोग जो यूएस से, ठीक है, ये यूएस से, इस भारत के कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर रहते हैं और हमसे मान लीजिए वो जो यहाँ पर आपके वो 100 रुपए कमाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसा मान लीजिए भारत के कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर 100 रुपए कमाते हैं, ठीक है। वही दोस्तों कुछ लोग जो ऐसे होंगे आपके कि वो यहाँ से आके यहाँ भी रहते होंगे ना, किसी और देश के होंगे, वो भारत के अंदर रह रहे होंगे। मान लो दोस्तों नेपाल के लोग जो हैं वो भारत के अंदर रह रहे हैं और वो दोस्तों यहाँ पर जो है 50 रुपए कमाते हैं, ठीक है। मान लीजिए नेपाल के लोग जो है वो भारत के अंदर रह रहे हैं, वो यहाँ पर 50 रुपए कमाते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर उसको नेशनल निकालना हो तो हमें हमारी जो राष्ट्र, हमारी जो विदेश से जो आय प्राप्त हो रही है उसको हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पर रसगुल्ला एक बात दोस्तों बताओ, जब हम 100 रुपए जोड़ेंगे यहाँ पर तो 50 रुपए जो यहाँ पर होगा वो दोस्तों माइनस होगा, क्योंकि ये तो किसी और देश की क्या है, राष्ट्रीय आय है, ये दोस्तों आपके नेपाल वालों के लिए काउंट होगा, ये दोस्तों किसके लिए, नेपाल वालों के लिए काउंट होगा, हमारे लिए काउंट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर 100 में से 50 माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास में 50 रुपए दोस्तों आएगा। ये 50 रुपए क्या होगा, हमारा शुद्ध विदेशी आय हमारी होने वाली है। इसलिए मैंने यहाँ पर नेट दोस्तों वर्ड यूज करा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि ये 50 हम लोग काउंट कर ले जो कि दोस्तों हमारा पैसा है नहीं, क्योंकि ये पैसा तो नेपाल वाले लेकर जाएंगे यहाँ से, उनकी आपकी जो नेशनल इनकम होगी उसमें काउंट होगा, हमारे में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके, इसका दोस्तों फॉर्मूला है कि विदेश से प्राप्त है, हम विदेश से कितनी दोस्तों आय प्राप्त करते हैं, उसमें से हमें जो है उसमें से हमें विदेशियों द्वारा भारत में जो अर्जित आय होती है उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए विदेश से प्राप्त है, इसको आपके इकोनॉमिक्स में एक्स लिखते हैं, ठीक है, माइनस विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, भारत से अर्जित आय, इसको हम लिखते हैं इकोनॉमिक्स में एम। तो ये फॉर्मूला हो गया एक्स माइनस एम, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें।
तो जीडीपी में अगर हम x माइनस m जोड़ देंगे तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। x का मतलब हम भारतीयों ने विदेश में जो प्राप्त किया आय उसको हम भारत लेकर आएंगे, वो x हो गया। m दोस्तों जो विदेशी हमारे यहाँ पर रह रहे हैं उनकी भी कोई ना कोई आय होगी, वो यहाँ से उस आय को लेकर जाएंगे तो वो आपका m हो गया। तो x माइनस m करेंगे तो नेट हमारी जो है फॉरेन से जो इनकम होती है वो आपकी आ जाएगी, नेट आएगी। उसको अगर जोड़ देंगे जीडीपी में तो आपकी जीएनपी हमारा काउंट हो जाएगा। तो जीएनपी पूछूं आपसे, जीएनपी दोस्तों क्या जीएनपी हो गया है, जीडीपी प्लस शुद्ध विदेशी आय आपका जीएनपी हो गया। ठीक है, मैंने आपसे कहा शुद्ध विदेशी आय का मतलब होता है विदेश से हमने प्राप्त आय, उसमें से जो विदेशी हमारे यहाँ पर रह रहे हैं वो जो आके पैसा कमा रहे हैं उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोस्तों उस देश की होने वाली है, राष्ट्रीय आय में शामिल होने वाला है। ठीक है, तो x माइनस m जो है वो आपका फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये जीएनपी का फॉर्मूला होता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अब दोस्तों आप लिखिए यहाँ पर, अब लिखिए आप लोग एनएनपी, क्या लिखोगे, देखो एनएनपी हमें कहाँ पहुंचना है, हमें पहुंचना है एनएनपी एट फैक्टर पोस्ट, हमें यहाँ पहुंचना है। ठीक है, अब दोस्तों हम कहाँ पर आ चुके हैं, एनएनपी पे आ चुके हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या फुल फॉर्म है इसकी, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए हमारे पास तो मान लीजिए आपके हमारे पास आ चुका है जीएनपी, हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास जीएनपी आ चुका है। ठीक है, और मुझे दोस्तों इसे निकालना है एनएनपी, मुझे इसे एनएनपी निकालना है। तो याद कीजिए, कॉमन कॉमन काट दीजिए, एक ही प्रक्रिया में फॉलो कर रहा हूं पूरी क्लास के अंदर, कॉमन कॉमन काट दीजिए, पी से पी गया, पी से पी गया, एन से एन गया, एन से एन गया, यहां पर रह गया ग्रोस और यहां पर हो गया आपका नेट। तो अगर दोस्तों मुझे सकल से कहां पर जाना है, सकल से मुझे अगर निवल दोस्तों शुद्ध की ओर जाना है करना तो मुझे यहां पर जो है आप जानते हो जो मूल्य ह्रास होगा उसे माइनस करना पड़ेगा, जो डेप्रिसिएशन होगा उसे माइनस करना पड़ेगा, तब दोस्तों मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो लिखिए सवाल पूछूं आपसे, देखिए एनएनपी बराबर क्या होता है, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन। तो एनएनपी बराबर क्या होता है, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे एनएनपी को जीडीपी की फॉर्मेट में लिखना हो तो इसके स्थान पर मैं पहले वाले फॉर्मूला वो इसके स्थान पर मैं ये लिख सकता हूं, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये लिख दीजिए आप एक बार, ये भी लिख के लिख लीजिए। तो एनएनपी बराबर क्या होता है, एनएनपी बराबर आपके जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस मूल्य ह्रास, ये फॉर्मूला भी आपका ठीक है, एग्जाम में कोई भी है एक ही बात है ना। एनएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी प्लस एनआईएफए, ये तो ये जीएनपी होता है, क्या जीएनपी होता है, तो जीडीपी प्लस एनआईएफए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन जो है वो आपका दोस्तों एनएनपी हो गया, ये आपको नोट करना है। ठीक है, मैंने आपसे कहा दोस्तों चाहे जीडीपी हो, चाहे जीएनपी हो, चाहे एनएनपी हो, चाहे एनडीपी हो, कुछ भी हो, यह दोनों दो कीमतों पर होते हैं, एक तो मार्केट प्राइस पर होते हैं और इसके अलावा फैक्टर कॉस्ट के ऊपर होते हैं, साधन लागत के ऊपर होते हैं, और एक आपकी जो मार्केट प्राइस होती है, बाजार कीमत जो होती है उसके ऊपर होते हैं। ठीक है, यहाँ से एनएनपी की बात करता हूँ ना, यहाँ एनएनपी की बात करता हूँ, मैंने आपसे कहा बेटा एनएनपी जो है वो दो कीमत पर होगी, एक होगी फैक्टर कॉस्ट होगी, कौन सी होगी, फैक्टर कॉस्ट होने वाली है, इसको बोलते हैं हम लोग साधन लागत के ऊपर कहते हैं इसको ना, और एक कौन सी होती है, एक होती है आपकी, और वो कौन सी, वो है आपकी मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य के ऊपर, कौन सी होगी, मार्केट प्राइस होने वाली है, इसको बोलते हैं बाजार मूल्य पर। इनको तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको लिखते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कल भी दोस्तों कहा था ये दोस्तों वो कीमत है, ये वो लागत है जब कोई वस्तु को फैक्ट्री में बनाया गया है, उसको बनाने के टाइम पर जो कॉस्ट दोस्तों आती है, फैक्ट्री के अंदर जो गाड़ी खड़ी हुई है उसकी कॉस्ट क्या है, वो ये कॉस्ट होती है। ठीक है, कहते हैं दोस्तों ऑन शोरूम क्या है, ये शोरूम की कॉस्ट है, ये गाड़ी की फैक्ट्री में दोस्तों कॉस्ट है, जब इसमें दोस्तों आपके जो टैक्स वैक्स होंगे वो जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस बनने वाला है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके, वो होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि तो वस्तु है तो वस्तु के ऊपर क्या लगता है, वस्तु के ऊपर आपके अप्रत्यक्ष कर लगता है। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है ये आपके मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लिखा है ना, कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि भाई मान लो दोस्तों आपने गाड़ी खरीदी और सरकार ने ऑफर चलाया हुआ है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो सरकार उसके ऊपर जो है 10% की सब्सिडी देगी। सुना दोस्तों आपने, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया तो सरकार जो उसके ऊपर कुछ छूट आपको देने वाली है। हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक है, देखिए ये दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये फैक्ट्री के अंदर है ना, फैक्ट्री जो है उसके अंदर एक दोस्तों व्हीकल जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसकी कीमत कितनी है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए जो है वो इसकी कीमत कहाँ पर है, फैक्ट्री के अंदर जो है 5 लाख रुपए इसकी कीमत है। ठीक है, अब दोस्तों हम लेने गए इसको, हम लेने गए दोस्तों, तो लेने जब हम गए थे यहाँ पर तो इन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर जो है एक कर लगने वाला है, और वो कर कौन सा होगा, अप्रत्यक्ष कर दोस्तों वो होने वाला है। मान लीजिए 50,000 रुपए जो है वो अप्रत्यक्ष कर जो है इसके ऊपर लगने वाला है, ये इन्होंने कह दिया। ठीक है, इतना टैक्स जो है वो इसके ऊपर लगने वाला है। ठीक है, ये टैक्स दोस्तों यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों अगर पूछूं आपसे कि इसकी जो कीमत आपकी कीमत मार्केट आपके ऑन रोड कितनी हो जाएगी, जो मार्केट प्राइस का होने वाला है, तो इसका मार्केट प्राइस होने वाला है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपकी कितना, 5.5 लाख रुपए। अब इसको आप रोड टैक्स मान लीजिए, इसको आप और टैक्स मान लीजिए, जो भी टैक्स होते होंगे वो सब कुछ मिला के इतना टैक्स लगने वाला है, इन्होंने ये कह दिया। ठीक है, तो कीमत कितनी होगी इसकी, 5.5 लाख रुपए इसकी ऑन रोड कीमत होगी, मार्केट प्राइस इसकी हो चुकी है, मतलब आपको दोस्तों इतने में मिलने वाला है। पर वही दोस्तों एक स्कीम चल रही थी, गवर्नमेंट ने आपको कहा हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो आपको जो है आपको जो कीमत जो होने वाली है उसका 5% जो है, उसका 5% जो है क्या मिलने वाली है, सब्सिडी मिलने वाली है। ठीक है, उसका 5% जो आपको सब्सिडी मिलने वाली है, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग अनुदान कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट दोस्तों ऐसा करती है, आपके ऐसा करने का कारण है गवर्नमेंट का कि आप खरीदो क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो आप, जिससे आपके पोल्यूशन को कम हो। आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी चीज को प्रमोट करना हो गवर्नमेंट को तो वो सब्सिडी देती है उसके ऊपर ना, आपने तो देखा होगा सोलर पैनल को सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है ना, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहिए उसको, आप लीजिए पर सस्ता ले लीजिए, पर ले लीजिए, थोड़ा नुकसान हम वहन कर लेंगे पर आप ले लीजिए ना, उससे लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को बड़ा फायदा होने वाला है। ये जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बार खरीद लिया आपने, जियो देखिए आपका खेल खेला जियो ने, शुरू में आपको मुझे फ्री में सब कुछ बांट दिया और हमको दोस्तों आदत हो गई जियो की। अब आज आप और मैं जो है जियो का रिचार्ज करवाने से यह रिचार्ज उतना ही है जितना और कंपनी का रिचार्ज है, लगभग बराबर रिचार्ज है, फिर भी हम लोग जियो का करवा रहे हैं क्योंकि हमारी हैबिट में जियो आ चुका है। वही दोस्तों गवर्नमेंट करती है, थोड़ा बहुत आपको अनुदान देती है, जैसे आप वो चीज ले लीजिए, आप उस झांसे में आ जाइए और वो चीज ले लीजिए और फिर उसके बाद में आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, ये काम दोस्तों होता है। तो यहाँ पर पूछूं आपसे अनुदान कितना हो गया, अनुदान हो गया कितना आपके
अनुदान कितना हो गया यहाँ पर? तो अनुदान जो है यहाँ पर वो कितना हो चुका है? वो हो चुका है इस 5 लाख का 5% मतलब कि 25,000 रुपए जो है वो अनुदान दोस्तों हो गया। तो मुझे इसमें से 25,000 माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी आपकी, तो मुझे ये कितने की पड़ने वाली है? 5.25 लाख जो है उसकी पड़ने वाली है, ठीक है? तो 5.25 लाख की गाड़ी जो है मुझे पड़ने वाली है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि दोस्तों हम यहाँ पर मार्केट प्राइस निकालते हैं तो उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको जोड़ते हैं फैक्टर कॉस्ट में और सब्सिडी जो होती है उसको माइनस करते हैं, ठीक है? तो आप यहीं पर फॉर्मूला लिख लीजिए मेरे साथ में। कभी सवाल पूछूं आपसे, कभी आपसे पूछ लें यहाँ पर कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो आप लिख लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी जो है ये होता है, ठीक है? सब्सिडी मतलब अनुदान। देखो सहायता और अनुदान में अंतर होता है। आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, आपने दोस्त से कहते हो कि मुझे पैसा दे दे और मैं कुछ समय बाद लौटा दूंगा, वो होती है सहायता। आपके दोस्त ने आपकी सहायता कर दी। और दोस्तों आपने पैसा अपने पिताजी से ले लिया तो आप वापस नहीं करते, वो अनुदान होता है। तो ये अंतर है, अनुदान कभी वापस नहीं आता है। जब कोई किसी को ग्रांट देता है, सब्सिडी देता है तो मतलब सोच के देता है कि वापस नहीं आएगा, तो अनुदान कभी वापस नहीं आता है। सरकार हमेशा अनुदान देती है हमको, सरकार ये सोचती है कि वापस नहीं करेंगे इसलिए अनुदान देती है। माना कि दोस्तों आप दोस्त का पैसा वापस नहीं करते, वो बात अलग है, पर उसने दिया था कैसे? लोन दिया था आपको ना, सहायता की थी आपकी। माना कि आप दबा के बैठ के वापस ही नहीं करा, वो अलग बात है, उसको लगा आपने उस लोन को सब्सिडी में कन्वर्ट कर दिया है कि जो तू मुझे पैसा देगा मैं वापस नहीं दूंगा, वो अलग बात है, पर उसने आपको लोन दिया, सहायता की थी आपकी। तो सहायता और अनुदान में अंतर होता है, ठीक है? तो अनुदान को अनुदान लिखना है आपको, सब्सिडी जो है उसको आपको सरकार का अनुदान लिखना है। सब्सिडी का मतलब अनुदान होता है, ठीक है? नोट कीजिए। तो मार्केट प्राइस जो है उसमें फैक्टर कॉस्ट प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है वो हम जोड़ते हैं। मैंने क्यों लिखा शुद्ध यहाँ पर? क्योंकि मैंने कहा सब्सिडी कभी कभी मिलती है, वो भी हमें माइनस करनी पड़ेगी, तब हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपके सामने आ जाएगा। जब भी रसगुल्ला हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा दोस्तों, राष्ट्रीय आय याद कीजिए, मैंने कहा था उत्पादन के जो साधन होते हैं, लैंड उसका रेंट, कैपिटल उसका इंटरेस्ट, लेबर उसका वेज और एंटरप्रेन्योर उसका प्रॉफिट, इन चारों को अगर जोड़ दूं मैं तो क्या आती है? एक देश की राष्ट्रीय आय आती है। और ये चारों को नहीं, चारों जो होते हैं वो होते हैं उत्पादन के साधन होते हैं। मैंने कहा था ना आपसे ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो यहाँ भी ये लिख रहा है ये फैक्टर। तो जो राष्ट्रीय आय होती है वो हमेशा इस पर काउंट होती है। तो राष्ट्रीय आय नेशनल नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर को जो है इसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए देखो नोट लिख दीजिए। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? ऐसे लिख दीजिए आप पहले तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेज मजदूरी और प्लस प्रॉफिट, इन चारों को जोड़ने पे क्या आती है? राष्ट्रीय आय आती है, ठीक है? या फिर इसी को लिख दीजिए आप एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो आपका होता है, ये होता है हमारा नेशनल इनकम। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो हमारा होता है क्या? वो हमारा होता है राष्ट्रीय आय। ये आपको नोट करना है, ठीक है? और मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है राष्ट्रीय आय का मतलब नेट नेशनल, ये सवाल खूब आता है एग्जाम में, मैं सवाल दिखाता हूं आपको। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो आपकी राष्ट्रीय आय है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल दिखाता हूं मेरे को आपको, एक मिनट। देखो एक सवाल तो आप ये देखो पहले तो, ये सवाल दिखाओ एक बार, ये सवाल देखो आप। दिखाओ सवाल दिखाओ। देखो एक सवाल है, ये एसएससी में आया हुआ सवाल है, किसी देश का जीडीपी है ऑप्शन नंबर एक वर्ष में उत्पादित होने वाले व्यापार योग्य सामानों का कुल मूल्य। ऑप्शन नंबर बी है एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन नंबर सी है एक वर्ष के भीतर देश में किए गए आर्थिक लेन देन का कुल मूल्य। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, बताना आपको क्या आंसर आएगा इसका। देखो ये सवाल क्या है वो एग्जाम में, पहले तो आप इसका आंसर छाप दो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एसएससी के सवाल सीधा सीधा पर इंग्लिश में, ठीक है? देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो सवाल को ना, इकोनॉमिक्स जो है वो ध्यान से पढ़ने का खेल है। आपका दिमाग कितना उस एग्जाम हॉल में प्रेजेंट है उसका खेल है। मुझे दिखाओ सवाल, पहले वाला दिखाओ ना भाई। तो किसी देश का जीडीपी कितना होता है? मैंने आपका जीडीपी के फॉर्मूले में तीन चीज होनी चाहिए, एक तो एक वर्ष होना चाहिए वित्तीय वर्ष, जो कि यहाँ पर ऑप्शन एक दो तीन तीनों के अंदर है, ठीक है? सेकंड मैंने कहा आपसे उस देश की घरेलू सीमा होनी चाहिए, इसका जिक्र यहाँ पर हुआ ही नहीं है, छोड़ो उसको। थर्ड पॉइंट मैंने कहा आपसे अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य, यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक आपके कुल मूल्य, व्यापार की वस्तु का कुल मूल्य। व्यापार तो रसगुल्ला आटे का भी दोस्तों होता है, गेहूं का भी होता है, पर मैंने आपसे कहा ना कि अंतिम वस्तु सेवा का मूल्य काउंट होना चाहिए। सेकंड अंतिम वस्तु सेवा का मौद्रिक मूल्य, देखो पढ़ना डेफिनेशन को, मौद्रिक मूल्य की बात है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा है? मौद्रिक और गैर मौद्रिक, तो ये भी काउंट नहीं होगा। मैंने कहा केवल मौद्रिक मूल्य आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड दोस्तों कुल मूल्य की बात कर रहा है, कुल तो आएगा, मैंने कहा अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य काउंट करना है, इंटरमीडिएट गुड्स का काउंट नहीं करना है। तो एक दो तीन तीन ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो ठीक आंसर। एक क्वेश्चन और दिखाओ,
ये देखो एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑप्शन नंबर इक्वल टू नेशनल इनकम, ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज मोर देन जीएनपी, ऑप्शन नंबर सी मोर देन नेशनल इनकम, ऑप्शन नंबर डी लेस देन नेशनल इनकम। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये तो सीधा सवाल पूछा गया सवाल एसएससी के अंदर सीजन के अंदर जो है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। मैंने अभी तो कहा आपसे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय जो आय होती है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जो एनएनपी होती है वो आपकी राष्ट्रीय आय होती है, वही वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ गया। ठीक है, करेक्ट बात। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो राष्ट्रीय आय है इसका मापन कौन करता है। और आप कोई भी एग्जाम देना, अगर उस एग्जाम में इकोनॉमिक्स आती है तो उसमें यहां सवाल बनने की प्रबल संभावना होती है कि इसका मापन कौन करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अपडेट हो चुका है ना, जो पहले था वो अब नहीं है, थोड़ा अपडेट दोस्तों हो चुका है। हम बात करते हैं कि इसका मापन पहले कौन करता था। तो देखिए जब दोस्तों मैं नेशनल इनकम की बात करूँ तो इसमें जीडीपी जीएनपी सब शामिल हो जाएगा ना। कभी सवाल पूछा जीडीपी का मापन कौन करता है तो जीडीपी भी ये करेगा, जीडीपी जीएनपी ये सारा कुछ एक ही हो गया ना, एनएनपी एनडीपी कुछ भी पूछे आपसे सबका एक ही बात है ना, सबका एक ही बात है। राष्ट्रीय आय मैंने कॉमन वर्ड लिख दिया। ठीक है, देखो पहले पहले दोस्तों एक संस्था जिसका नाम था सीएसओ, आपने भी नाम सुना होगा खूब जो है सीएसओ, ये एक संस्था थी जो राष्ट्रीय आय जो उसका मापन करती थी पहले। ठीक है, सीएसओ बोलते हैं इसको, केंद्रीय लिखना सी फॉर सेंट्रल, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। यहां पर सी का मतलब क्या, सेंट्रल है, सी का अर्थ क्या, सेंट्रल। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है सीएसओ दोस्तों आपकी पहले मापन करती थी। ठीक है, इसने भारत के अंदर 2019 तक मापन इसी ने किया भारत के अंदर। ठीक है, और इसकी स्थापना 1951 के अंदर स्थापना इसकी होती है और दिल्ली में इसका मुख्यालय था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2019 तक मापन करने वाली संस्था यही थी भारत के अंदर। फिर दोस्तों 2019 में क्या हुआ, 2019 में अब लिखिए अब कौन करता है, देखिए अब तो अब करता है कौन, एनएसओ। ध्यान से लिखना, अब कौन करता है, एनएसओ करता है। एन का मतलब हो गया नेशनल राष्ट्रीय, एस का मतलब वही सांख्यिकी, और ओ का मतलब होता है कार्यालय ऑफिस। तो राष्ट्रीय मतलब नेशनल, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है वो करता है। तो पहले सीएसओ था, सोचिए कितना भारी सवाल है, सवाल दिखाऊंगा अभी आपको एग्जाम में जो है सवाल। पहले सीएसओ करता था, अब कौन करता है, करता है एनएसओ। अब कौन करता है, एनएसओ करता है। ठीक है, इसकी तो स्थापना की बात करूं आपसे कि जो एनएसओ है इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना जो है 2019 में होती है। 2019 में इसकी स्थापना की गई दोस्तों ना, और इसमें दो संस्था को मर्ज कर दिया है। इसमें विलय कर दिया किसका, इसमें मर्ज कर दिया किसका, सीएसओ का विलय कर दिया है। सीएसओ वर्तमान में कोई संस्था नहीं है, सीएसओ वर्तमान में कोई संस्था नहीं है। सीएसओ प्लस एनएसएसओ जो है दोनों मिलने के बाद क्या बनती है, एनएसओ बनती है। सीएसओ प्लस एनएसएसओ, चलो ये तो मैंने बता दिया कौन सा सीएसओ कौन सा है, ये वाला सीएसओ। ठीक है, एनएसएसओ का मतलब नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं आपके नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ऑफिस ना ऑफिस, ऑफिस हिंदी में कहते हैं इसको राष्ट्रीय सैंपल होता है नमूना। ठीक है, नमूना होता है। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, तो हमने इसको मर्ज कर दिया, इसको सीएसओ प्लस एनएसएसओ इन दोनों को मर्ज किया। उस मर्ज करने के बाद में 2019 में एक नई संस्था बना दी, उसका नाम था नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ऑफिस ही आपको नोट करना है। 2019 में दोस्तों हमने काम किया था सीएसओ प्लस एनएसएसओ। ये संस्था जो भारत के अंदर जो है वो गरीबी और बेरोजगारी के जो आंकड़े होते हैं उनको इकट्ठा करती है। ठीक है, यह संस्था जो भारत में आपके जो गरीबी के आंकड़े होते हैं ना, जो गरीबी है या जो बेरोजगारी है इसके जो आंकड़े होते हैं ना, वो कलेक्ट कौन करता है, आपके वो तैयार करने वाली संस्था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो दो बातें कही मैंने आपसे, 2019 में एनएसओ की स्थापना होती है, किसके स्थान पर, सीएसओ के स्थान पर स्थापना है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय है उसका मापन करने वाली संस्था यही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एनएसओ जो है सीएसओ प्लस एनएसएसओ से बनता है। सीएसओ का मतलब क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, और एनएसएसओ का मतलब क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ही आपको नोट करना है। ठीक है, ये दोस्तों पूछूं आपसे वर्तमान में जो एनएसओ है ये किस मंत्रालय के अधीन लिखना, ये वर्तमान में मिनिस्ट्री है, मोस्टली मिनिस्ट्री। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल लिखिएगा, लिखिए नोट लिख दीजिए, एनएसओ वर्तमान में मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी एंड कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, मंत्रालय के अधीन है। तो पूछूं आपसे एनएसओ कौन से मंत्रालय के अधीन है, मॉस्पी के अधीन है। और वर्तमान में जो मॉस्पी मिनिस्ट्री है इसकी स्थापना 1999 के अंदर होती है, और वर्तमान में जो इसके मिनिस्टर है ना आपके वो इंडिपेंडेंट चार्ज उनके पास में राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, वर्तमान में जो मॉस्पी जो मिनिस्ट्री है इसका जो इंडिपेंडेंट चार्ज है वो किसके पास में, वो किसके पास में, राव इंद्रजीत सिंह के पास में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो इनके पास में इसका इंडिपेंडेंट चार्ज आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, राव इंद्रजीत के पास में। तो मैंने आपको राष्ट्रीय आय क्या होती है वो समझाया, मैंने आपको जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, जीएनपी क्या है वो समझा दिया आपको। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस क्या क्या होती है, कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा राष्ट्रीय आय का मापन करने वाली संस्था पहले सीएसओ थी, वर्तमान में संस्था एनएसओ हो चुकी है। एनएसओ क्या है, किस मंत्रालय के अधीन है वो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट लिखिए राष्ट्रीय आय में कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या नहीं शामिल होता है। अच्छा एक सवाल देख लीजिए, जो है इसका सवाल देख लीजिए आप लोग, जो है आपको इसका सवाल देखो, ये सवाल पूछा गया है सर, है ना, ये सवाल जो है वो एग्जाम में आया हुआ सवाल है जो मैंने आपको दिखा दिया। दिखाओ सवाल, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन वो है जो जीडीपी की गणना करता है। देखिए जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ो ना तो उस कंटेंट को पढ़ने के बाद मैं उसका सवाल
पीवाईक्यू कुछ आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में कुछ आया हुआ है, और अगर आप वो नहीं कर पाओ तो उस कंटेंट का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको सारे पीवाईक्यू जो होते हैं ना, वो सारे मैं खुद करवाता हूँ यहाँ पर कि ये मैंने टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक पे ये सवाल बनता है जो एग्जाम में आया हुआ है, वो सवाल ऐसे पूछा गया, आप देख लीजिए। तो आप जानते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी कुछ भी मैंने कहा ना, उसकी गणना कौन करता है? आपकी गणना करने वाला एनएस हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें भी एग्जाम में 100% क्वेश्चन बन ही जाता है कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल नहीं है। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता है, हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय जो है उसमें क्या शामिल नहीं होता है, हम वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट दोस्तों आपके वही वाली बात है कि जो अंतिम वस्तु है वो शामिल होती है, जो मध्यवर्ती वस्तु है उनका मूल्य शामिल नहीं होता। देखिए मध्यवर्ती जो वस्तु है इसका मूल्य जो है वो इसमें शामिल नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु जो है इसका मूल्य जो होता है वो इसमें शामिल दोस्तों नहीं होता, आपको नोट करना है। ठीक है, सेकंड लिखिए विदेशों से प्राप्त उपहार, कोई भी गिफ्ट जो होता है ना वो इसमें शामिल नहीं होता है, कोई भी जो गिफ्ट जो होता है वो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब आप पूछोगे सर क्यों नहीं होगा? देखिए मान लो दोस्तों आपने गाड़ी खरीदी, आपने कार खरीदी, ठीक है, और उस कार खरीदी आपने मान लेते हैं 50 लाख की खरीदी, आपने 50 लाख की फॉर्च्यूनर कार खरीदी। ठीक है, फॉर्च्यूनर खरीदते हैं ना, ये खरीद लिया आपने, और फिर दोस्तों आपने वो कार जो है अपने जो पिताजी हैं उनको गिफ्ट कर दी, इनको गिफ्ट कर दी। ठीक है, अब ये कार इनके पास पहुंच गई 50 लाख वाली। तो मुझे आप एक बात दोस्तों बताओ, जो आपने कार खरीदी थी तो ये तो राष्ट्रीय आय में अपने आप काउंट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल वस्तु थी जो आपने यूज करी, पर जब आपने कार यहाँ से यहाँ पर गिफ्ट कर दी, तो गिफ्ट करने के बाद में दोस्तों कोई नई चीज थोड़ी बनी है, ये थोड़ी कि एक और कार ऐड हो गई, वही कार दोस्तों, वही कार आपने गिफ्ट कर दी किसी को। तो यहाँ जो ये 50 लाख की कार जो इनके पास आई है अभी हाल ही में, अब इसको राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर काउंट हो चुकी है। तो गिफ्ट जो होता है, कोई आपने कोई ट्रांसफर हुआ है, कोई चीज, कोई इनकम ट्रांसफर किया आपने, कोई चीज ट्रांसफर की किसी को, कोई डोनेशन आपने दिया है, भाई डोनेशन आपने दिया है तो वो चीज एक ही है ना। आपने मान लो कार डोनेट कर दी किसी को, आपने एम्बुलेंस ली और किसी हॉस्पिटल डोनेट कर दी, तो आपने एम्बुलेंस खरीदी तो वो काउंट हो गई। अब ये थोड़ी हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस नहीं है तो वो भी राष्ट्रीय आय में काउंट होगी, नहीं होगी वो काउंट, तो डोनेशन हो गया, गिफ्ट हो गया। या फिर दोस्तों आपका पेंशन हो गया, ये पेंशन भी काउंट दोस्तों नहीं होता है, पेंशन है, वजीफा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, जो बेरोजगारी भत्ता जो होता है आपके, वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, लिखिएगा, देखिए जो भी आपके हस्तांतरण भुगतान होते हैं, हस्तांतरण भुगतान जो होते हैं इनको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। जैसे कि लिखिएगा आपके, जैसे कि लिखिए पेंशन हो गई, ठीक है, वजीफा हो गया, या फिर बेरोजगारी भत्ता हो गया, या फिर गिफ्ट हो गया, या फिर डोनेशन हो गया, ये सारी इसी बात है, तो ये काउंट नहीं होते। ठीक है, तो ये काउंट नहीं होते, आपको ध्यान रखना है। इसका सवाल कैसे पूछता, देखिए इसका सवाल दिखाते हैं आपको, सवाल कैसे पूछता है। लिखो आप एक बार, लॉटरी भी काउंट नहीं हो गया, लॉटरी भी, एक बच्चा पूछा लॉटरी काउंट होगी, लॉटरी भी काउंट नहीं हो गया, लिखो इसमें लॉटरी भी काउंट नहीं होगी। ठीक है, ये भी काउंट नहीं होगी ना, चलो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सारी चीजें काउंट नहीं होंगी। ठीक है, अब आप लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, एक बार एक क्वेश्चन आया और उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है, वो फॉर्मूला आप भी लिख दीजिए, नेशनल इनकम बराबर राष्ट्रीय आय बराबर, एक फॉर्मूला और होता है इसका लिखना, सी प्लस आई प्लस जी। देखिए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये भी इसी का फॉर्मूला है ना। ये इसमें कुछ उसने 4 ऑप्शन बना दिए थे आपके, कभी उसने माइनस कर दिया, कहीं पर प्लस कर दिया, कहीं कुछ छोड़ दिया उसने, तो सवाल पूछा गया। ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम जो है ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, सी फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब कि जो भी आपने कंजम की उपभोग किया है वो उपभोग आपके राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, जो चीज उपभोक्ता यूज करता है वो अंतिम वस्तु होती है। अगर तो इस पेन का यूज मैं कर रहा हूं तो ये मेरे लिए अंतिम वस्तु है, इसमें जो प्लास्टिक लगा हुआ है वो इस पेन की तरफ से अंतिम वस्तु नहीं होगी। मैं अगर आटा मैं अगर खाता हूं तो आटा मेरे लिए अंतिम वस्तु है, अगर मैं बिस्कुट खाता हूं तो बिस्कुट मेरे लिए अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु वो होती है जिसको वस्तु कंज्यूम कर, जिसको उपभोक्ता कंजम करता है, उपभोक्ता इसका कंज्यूम करता है, तो कंजम्पशन उपभोग इसमें शामिल दोस्तों होने वाला है। एक जो आप इन्वेस्ट करते हो ना, एक्सपेंडिचर के रूप में शामिल होता है। ठीक है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, वो शामिल होगा इसमें। तो आई का मतलब निवेश जो हम करते हैं किसी चीज में, तो हम उसके लिए पहले उसके लिए एक्सपेंडिचर जो व्यय करते हैं वो होता है। ठीक है, आई का मतलब जी पूछूं आपसे, जी क्या है? जी है जो व्यय सरकार करती है ना, एक्सपेंडिचर, इसका मतलब व्यय होता है। ठीक है ना, निवेश में व्यय। ठीक है, और एक क्या होता है? एक होता है एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, सरकारी जो व्यय होता है,
सरकार जो खर्चा करती है पुल बनाने में, रोड बनाने में खर्चा होता है वो आपके, ठीक है। और एक्स का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था आपसे, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट। और आई का मतलब आपके, एम का मतलब होता है आपका इंपोर्ट, ठीक है। एक्स का मतलब, एक्स का मतलब लिखिए एक्सपोर्ट और एम का मतलब इंपोर्ट, ठीक है, ध्यान रखना। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये क्या होता है हमारा राष्ट्रीय आय होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, नोट कीजिए। तो कभी कभी ये सवाल भी आपसे एग्जाम वाला पूछ लेता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक पूरा हो गया। हम अब तक इकोनॉमिक्स का क्षेत्र व्याप, उसका क्षेत्र, उसका परिभाषा, उसके प्रकार ये पढ़ चुके हैं ना। सेकंड टॉपिक पढ़ा हमने इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने मानव विकास सूचकांक पढ़ लिया। थर्ड टॉपिक हमारा आया था राष्ट्रीय आय, जिसमें हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी या फिर सीएसओ, एनएसओ, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा टॉपिक आने वाला बड़ा टॉपिक होगा, जिसमें सारी बैंक आएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें मनी के बारे में बात होगी, जिसमें सारी जो बैंक होती है, एसबीआई, एचडीएफसी, सिडबी, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सबकी बात वहां पर होंगी। तो वो टॉपिक होता है हमारे, इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की बात होती है, जहां पर फाइनेंशियल मार्केट की बात होती है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा वित्तीय सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सिस्टम, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट की भूमिका में होगा। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे हमारा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं, जहां पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट की भूमिका में होता है। एक इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा पोर्शन जो है, 40-50% भाग जो है वो इस चैप्टर में आता है, और वो है फाइनेंशियल आपके सिस्टम, जिसको बोलते हैं वित्तीय व्यवस्था कहते हैं, वित्तीय बाजार कहते हैं इसको, ठीक है। तो आज मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा बहुत इसके बारे में, कल हम इसके बारे में नोट करेंगे ना। देखिए हम जो पढ़ने वाले हैं, चलो आज से शुरू कर देते हैं, क्या ही सोचना, कल का क्यों वेट करना, ठीक है। देखिए आप लोग, अभी तो हमारे पास है 25 मिनट, तो लिखिए फाइनेंशियल सिस्टम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है, सारे फैक्ट को ध्यान से लिखना, ठीक है। देखिए वित्तीय व्यवस्था, देखो नाम से स्पष्ट है, किसकी व्यवस्था है, वित्त की व्यवस्था है, फाइनेंस की व्यवस्था है। फाइनेंस मतलब क्या, व्यवस्था का मतलब होता है लेन देन करना। भाई इकोनॉमिक्स में क्या मैनेजमेंट करोगे, पैसे का लेन देन मैनेजमेंट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मैंने कहा शुरुआत में आपके लिए, मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट होता है, संसाधन का मैनेजमेंट करना है। यहाँ पर हमें वित्त का मैनेजमेंट करना है, तो उसका ट्रांजेक्शन जो होने वाला है, जो लेन देन होने वाला है, वो मैनेज करना है। वित्त का मतलब मनी का, उस मनी का यूज कर रहे हैं वो, वही वित्त होता है। वित्त मतलब क्या है, वित्त मतलब मनी और उसका यूज, वही फाइनेंस होता है। तो मुद्रा और मुद्रा के उपयोग का जो अधिकार दोस्तों होता है, उसको वित्त कहते हैं। फाइनेंस क्या है, वित्त का मतलब है कि जिसके पास भी मुद्रा हो या उस मुद्रा का उपयोग करने का अधिकार जिसके पास में हो, वो वित्त होता है। जब मुद्रा का यूज करने का अधिकार होगा तो वित्त होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, उसके पास पैसा बहुत सारा पड़ा हुआ है, अगर मान लो वो उस पैसे का यूज ही नहीं कर सकता, तो वो केवल मनी रह जाएगा, वित्त नहीं बन पाएगा। सरकार जो है हमारी, उसके पास पैसा है, अगर वो सरकार उस पैसे का यूज कर सकती है तो वो फाइनेंस होगा, वित्त होगा। मान लो दोस्तों मेरी जेब में इस समय पैसा है, और वो पैसा मेरे पास आपने 1 घंटे के लिए मेरे को दिया हुआ है कि आप रख लो, मैं आऊंगा वापस ले लूंगा, तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता, तो वो मेरे लिए फाइनेंस नहीं है, वो केवल मेरे पास में केवल क्या है, सुरक्षा के लिए रखा हुआ है। वो आएगा बंदा सामने वाला, उसको वापस लेके जाएगा। तो मुद्रा और उस मुद्रा का जो उपयोग है, इसका जो अधिकार होता है, उसको वित्त कहते हैं। तो पहले तो लिखिए वित्त क्या होता है, देखिए पहले वित्त क्या होता है, वित्त का मतलब फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है। तो लिखिए मुद्रा और मुद्रा के उपयोग का अधिकार, मुद्रा और मुद्रा के उपयोग का अधिकार जो है वो होता है वित्त, वो होता है फाइनेंस। हमारे पास उसको उपयोग करने का अधिकार हो फाइनेंस, ठीक है। और वित्त का लेन देन की व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं वित्तीय व्यवस्था। देखिए वित्त के लेन देन की जो व्यवस्था होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय व्यवस्था। वित्त के लेन देन की व्यवस्था होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय व्यवस्था। अब सो वित्त का लेन देन कहां पर होगा, मार्केट में। दोस्तों अरे लेन देन कहां पर होता है, मार्केट में होता है। वस्तु का लेन देन, सब्जी का लेन देन कहां पर होता है, सब्जी देते हो पैसे देते हो आपके, सब्जी मार्केट में होगा। अनाज का लेन देन अनाज मंडी के अंदर होगा। तो लेन देन कहां से, लेन देन के लिए मार्केट तय किया गया है, हर वस्तु का अलग मार्केट है, तो लेन देन के लिए मार्केट हो। तो वित्त का लेन देन कहां पर होगा, फाइनेंशियल मार्केट में होगा। जो वित्त होगा, अगर पूछूं आपसे इस वित्त का, दोस्तों हर चीज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। इस वित्त का लेन देन कहां पर होगा, ये होगा वित्तीय बाजार में। तो लिखिए लेन देन कहां पर होगा, कहां होगा, तो लिखिएगा ये होगा वित्तीय बाजार में, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। और दोस्तों जो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है ना, जो वित्तीय बाजार होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है जहां पर बैंक आती है, उसे बोलते हैं हम लोग मुद्रा बाजार। और एक होता है जहां पर शेयर मार्केट आता है, उसको बोलते हैं हम लोग पूंजी बाजार। एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो लिखिएगा जो वित्तीय बाजार है वो दो तरीके का होता है, एक होता है मुद्रा बाजार, ठीक है, और एक होता है पूंजी बाजार। ये जो मुद्रा बाजार है, जो मुद्रा बाजार है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल, और पूंजी बाजार जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो मुद्रा बाजार जो होता है आपके, जिसको हम आपके मनी, जिसको मॉनेटरी मार्केट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी मार्केट। इसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी मार्केट कहते हैं। और इसे बोलते हैं कैपिटल मार्केट, ठीक है। जो मुद्रा बाजार जो होता है, नोट कीजिएगा, इस मुद्रा बाजार को, इसमें कौन आता है, इसमें बैंक आती है, इसमें आती है बैंक, ठीक है। और यहां कौन आता है, यहां आता है शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, वो यहां पर आता है। और बैंक को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है, वो है आरबीआई। तो बैंक जो है, इसको रेगुलेट संस्था कौन सी, आरबीआई। तो मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां नहीं लिख रहा हूं, आप ये लिख लीजिए बस। आपके ये चार्ट बनाया मैंने आपके सामने कि वित्त क्या होता है। पहला पॉइंट, तो वित्त जो है, आपके पास मुद्रा है, पर आपके पास मुद्रा का उपयोग करने का अधिकार भी है, तो वो वित्त कहलाएगा। मुद्रा होने से वित्त नहीं होगा, मुद्रा का उपयोग करने का अधिकार भी होना चाहिए, तो वो वित्त होगा, ठीक है। और जो वित्त जो है, उसका जो लेन देन जो होता है, उसकी व्यवस्था जो होती है, उसको हम फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं।
और लेन देन होता कहां पर है? तो आपके फाइनेंशियल मार्केट में लेन देन होता है। फाइनेंशियल मार्केट जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है मॉनेटरी मार्केट मुद्रा बाजार, एक होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार का मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जिसमें बैंक आते हैं, और जो पूंजी बाजार जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसमें आपके कैपिटल मार्केट आता है, इसमें आपके शेयर मार्केट आता है। अगर पूछूं आपसे मुद्रा बाजार जो है इसको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबकि जो पूंजी बाजार जो है इसको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक बार लिख लीजिए मेरे साथ में लिखिए मेरे साथ में, यहीं से आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक है मुद्रा बाजार और एक है आपका पूंजी बाजार। इसको रेगुलेट कौन करता है ना? कंट्रोल कभी नहीं करना, रेगुलेट करना है ना, कंट्रोल नहीं रेगुलेट, वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसे कौन करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम बात करेंगे इनके बारे में, खुल के बात करेंगे, चिंता ना करें, वो सारा कंटेंट पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में। अभी तो केवल रूपरेखा बना रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं। जब मैं कैपिटल मार्केट पढ़ाऊंगा तो वहां आपको मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ाऊंगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ाऊंगा, और देशों के आपके डाउ जोन्स है, निक्की है और आपके कॉस्पी है, वो भी पढ़ाऊंगा आपको, और देशों के जो है। इसके अलावा जब हम मॉनेटरी मार्केट पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर आपके सामने एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, सिडबी, नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, ये सारी बात हम यहाँ पर कर रहे होंगे ना। ये दोनों पॉइंट हम पढ़ने वाले, ठीक है। और दोस्तों जब हम किसी कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को, जब हम किसी कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को बैंक से जोड़ देते हैं, इस फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ देते हैं, तो होता है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसे कहते हैं हम लोग हिंदी में वित्तीय समावेशन। तो लिखिएगा, मैंने आपसे कहा दोस्तों, मैंने आपसे कहा लिखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूजन इसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन। शायद वर्ड तो आपने सुना होगा। लिखिए, कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को, कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। जैसे कि आपका मेरा अकाउंट बैंक के अंदर खोल दिया, इसे बोलते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इसको बोलते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी। आपके और मेरा अकाउंट बैंक में खुलवा देंगे जीरो बैलेंस अकाउंट के नाम से। तो जो योजना थी ना, जनधन योजना, वो कहते हैं कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी, ऐसा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें समाज में जो अंतिम व्यक्ति जो था उसको भी बैंक अकाउंट जोड़ा गया। बैंक का मतलब मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार का मतलब आपके फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब आपके फाइनेंशियल सिस्टम। तो मैंने एक डेफिनेशन लिख दी बड़ी वाली कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ देना ही क्या होता है? वित्तीय समावेशन होता है, ठीक है। देखिएगा, इसका एग्जांपल लिख दीजिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें जो है वो जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। और लिखिए 28 अगस्त 2014 जो है इसका शुभारंभ हुआ है। इसका प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 28 अगस्त को 2014 में शुभारंभ इसका होता है। जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे इसके अंदर, और यह लिख लीजिए है विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। ये आपको नोट करना है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ाया मैंने आपको। देखो, हमने शुरू किया फाइनेंस क्या होता है, फिर आया मैं उस फाइनेंस का ट्रांजैक्शन जो होता है वो आपका फाइनेंशियल सिस्टम होता है। ये काम जहां पर होता है वो फाइनेंशियल मार्केट होता है। उसके दो टाइप होते हैं, एक तो मॉनेटरी मार्केट और कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए मॉनेटरी मार्केट और लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट होता है। मॉनेटरी मार्केट के अंदर बैंक सिस्टम होता है और कैपिटल मार्केट में शेयर स्टॉक एक्सचेंज होता है। मॉनेटरी मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। कैपिटल मार्केट जो है उसको रेगुलेट करने वाली संस्था आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर दोस्तों, अगर हम किसी व्यक्ति को उस सिस्टम से जोड़ दें जहां वित्त का लेन देन होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। इसमें योजना लिखा दी मैंने आपको, प्रधानमंत्री जनधन योजना मैंने आपको लिखा दी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब हम अगली क्लास के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो मुद्रा क्या होती है, मनी क्या है, प्लास्टिक मनी क्या होती है, M0, M1, M2, M3 आपने नाम सुने होंगे, वो क्या होती है। और उसके बाद हम जो बैंक की ओर आएंगे तो कल एक महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। कल आपकी क्लास मेरे घर से होगी क्योंकि मैं गोविंदगढ़ जा रहा हूँ, तो आपकी क्लास घर से होने वाली है। कल मॉर्निंग वाली क्लास भी घर से ही आपकी होगी, ठीक है। ये सूचना आपके लिए। और अगली सूचना यह है कि शनिवार को रात को 8 बजे, 15 मिनट के लिए ना, शनिवार को मतलब शनिवार कब है, 15 जनवरी को है, 15 जून को है, रात को 8 बजे एसएससी जो उत्कर्ष चैनल है वहां पर मैं लाइव रहने वाला हूँ। और इस अर्जुन सीरीज में क्या क्या रहने वाला है, जीके टीएस कब कब क्लास होगी, क्या पढ़ाऊंगा मैं, टेस्ट कैसे आपको देना है उसका, वो सारी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 15 जून को आने वाली एसएससी उत्कर्ष आने वाली है। आपने मुझसे पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा होगी, पीवाईक्यू में आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, बस तरीका थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। एक सूचना आपके लिए ये भी है कि अगर आप ब्रह्मास्त्र 2.0 के बच्चे वर्तमान में मुझे देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उत्कर्ष में आपको कोई और कोर्स भी लेना हो, तो इस समय आपके लिए बढ़िया ऑफर चल रहा है। इसमें आप UC13 यूज करोगे ना, जैसे आप यूज करोगे कोई भी कोर्स लोगे तो वहाँ पर पहले तो उसकी कीमत आपको कम दिखाई देगी ना, क्योंकि उसमें जो ऑफ है ये वाला, ये ऑफ आपको मत दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें आपको जैसे वो कूपन कोड मांगेगा ना, आप डालोगे उसमें क्या, UC13 डालोगे, कैपिटल डालना है, कैपिटल U कैपिटल C और 13 जैसे डालोगे तो आपको और 13% का फ्लैट डिस्काउंट और मिलने वाला है। तो ये डिस्काउंट आपका और एक्स्ट्रा होने वाला है। और ये ऑफर जो है वो आज शुरू हो चुका है, 14 से 20 तक रहने वाला ये ऑफर। पर मैं जानता हूँ 20 तारीख को ऐप काम ही नहीं करेगा क्योंकि इतना सर्वर उसके अंदर आ जाएगा, लोग आ जाएंगे। हम तो वो लोग जो एग्जाम का फॉर्म भी लास्ट डेट में भरते हैं ना, तो 20 तारीख को वो काम नहीं करता है। फिर आप बोलते हो सर हमारा पेमेंट कट गया, कोर्स नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। तो इसलिए अभी टाइम है, बीच में आप कभी भी आपकी मर्जी हो आप ले लेना कोर्स है। अगर आपको कोई भी कोर्स, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपका मन हो, वो ले सकते हो आप यहाँ पर। बाकी ब्रह्मास्त्र 1.0 की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी, पहली बात तो ब्रह्मास्त्र 2.0 की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। और ये शायद मेरा अंतिम बैच भी होने वाला है, मतलब जीके जीएस का स्पेशल बैच है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, इसको पढ़ाने में टाइम लगता है और बहुत कम कीमत पर लॉन्च किया गया बैच था, केवल आपके लिए लॉन्च किया कि हाँ, आपका मन था मुझसे पढ़ना है, तो मैंने कहा ठीक है लॉन्च करते हैं। तो एक तो मेरे इसमें 4-5 घंटे लगते हैं ना, क्योंकि मुझे हर चीज देखनी पड़ती है कि यार ये एग्जाम में आया है तो इसको लेना है, मुझे छोड़ना नहीं है। मतलब ब्रह्मास्त्र 2.0 का बच्चा जीके जीएस के लिए कहीं पर भी ना जाए, ये मेरा प्रयास होता है। तो ये बैच आप हमसे पढ़ेगा, 1 साल वैलिडिटी रहने वाली है इसकी, 6 महीने में आपको पढ़ाऊंगा, 6 महीने आपको खुद घर पे पढ़ना है। वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं होगी, ये बात आप मान के चलना, क्योंकि उसमें कोर्स में पहली बहुत घाटा है, वैलिडिटी एक्सटेंड करके नहीं और घाटा हो जाएगा, इसलिए वो नहीं हो पाएगी।
तिरंगा बैच, चाहे कोई भी बैच हो आपका, तो आप ढंग से पढ़ो, आराम से रिवाइज करते चलो, साथ के साथ में नोट्स बना लो अपने, क्योंकि मैं नोट्स बनवाने के लिए आपको लिखाता हूँ यहाँ पर ना। बाकी चलो ध्यान रखना, फिर कल मिलूंगा आपसे सुबह 6 बजे, अपने घर से मुलाकात आपसे होने वाली है, तो कल सुबह 6 बजे मिलूंगा और कल शाम वाली क्लास भी आपकी घर से ही होगी, ठीक है। और अर्जुन सीरीज भी आपकी एसएससी उत्कर्ष पर